देन आता है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल डाइट। तो हमने ये सब कुछ पढ़ लिया। पहले तो हमने नॉलेज ऑफ डाइट लिया, ठीक है ना। डाइट डाइट के बारे में थोड़ी जानकारी ली। डाइट की साइंस, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मॉडर्न जमाने के हिसाब से पढ़ा। फिर नेचुरल क्या क्या चीजें होती हैं नेचर में, डाइट में, वो पढ़ी। अब हम प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल डाइट की इस सब का सार कि हमें एग्जैक्टली क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो इसमें पूरा शॉर्ट नोट बहुत आता है, आता ही आता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल डाइट लिखो। एज सच ये क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। कितने पॉइंट्स हैं आप लोग देख सकते हो। 8 पॉइंट्स हैं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल डाइट में, 74 पेज से 90 पेज तक। 8 पॉइंट्स में पूरा ये चैप्टर दिया हुआ है। तो अभी हर एक पॉइंट यहाँ पे बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। तो शॉर्ट नोट आएगा तो 3 या 4 मार्क्स पे आएगा मैक्सिमम, मैक्सिमम 5 पे। तो पूरा पूरा कहानी नहीं करनी है। ये आप पॉइंट्स भी लिख दोगे, 8 पॉइंट्स हैं, 8 की जगह आपने 6 पॉइंट्स भी लिख दिए और थोड़ा 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 अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर दिया तो इट विल बी गुड। बहुत लंबा नहीं करना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, वन टाइम मील शुड बी सिंपल। खाना, एक बार का खाना सिंपल होना चाहिए, ठीक है। पूरा ये नहीं ये भी खा लूं वो भी खा लूं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दिस प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू करेक्ट और इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स। कि खाना सिंपल होना चाहिए। हम मतलब ऐसा हो जाता है ना कि 56 भोग देख के मचल जाते हैं कि ये भी खा लूं, मीठा भी खा लूं, फल भी खा लूं, ये भी खा लूं। बट हमें कॉम्बिनेशन देख के खाना चाहिए, कल ठीक है। एक्चुअली मैं यही पूछने वाली थी मैम से 56 भोग के बारे में कि भगवान को तो इतना भोग लगाते हैं और हम लोगों के लिए कहते हैं कि बस एक ही चीज खाओ। ऐसे इतना डिफरेंस क्यों कर रहे हैं? भगवान केवल चखते हैं ना। और हम पूरा खाते हैं। नहीं, बट वो कॉम्बिनेशन भी अलाउड नहीं है ना हमें तो। और वहां तो हर चीज का मतलब मिल्क भी है, कर्ड भी है, फ्राइड भी है, सब कुछ है। तो ये 56 भोग का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ये भी पूछना पड़ेगा कि मतलब इज इट एग्जैक्टली। जस्ट कि लैविश, वो जस्ट अपना वो करने के लिए आया, या फिर था ट्रेडिशनली। कोई अनुज को राजा क्या है। महाराज कोई राजा महाराजा ने शुरू किया होगा, प्रोबेबली। हाँ, तो अपना धन संपदा का वो करने के लिए मे बी किसी ने शुरू किया, कांट से मे बी। और अगेन वो आता है ना कि लाइफस्टाइल, पहले का लाइफस्टाइल था भाई, राजा महाराजा जब पहले थे, लोग वॉक करते थे, मीलों पैदल चलते थे, तो ठीक है उनको पछता होगा 56 भोग भी खा लेंगे तो। पर अपने को तो हम एक ही जगह बैठे हैं, 1 BHK में घंटी बजेगी तो कितना ही चलना होगा एक जगह से दूसरी जगह जाने में। ठीक है। पर अच्छा क्वेश्चन है मनीषा जी, पूछना किसी से तो आप। तो therefore consumption of large quantity of starchy food along with large quantities of proteins at a time should be avoided, ठीक है। खा सकते हो दाल चावल, पर बहुत मात्रा में दाल, बहुत मात्रा में चावल एक साथ मत खाओ, ठीक है। हाउएवर कार्बो, मैं जो जो लाइन बोल रही हूँ ना वही वही अंडरलाइन कर लेना, तो एग्जाम में वही वही लिख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेक एन एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन, ये सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है। ये कौन से पेज पे? हाँ, ये हम 74 पेज पे हैं, 24। ठीक है। कार्ब के साथ प्रोटीन इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन, बट कार्बोहाइड्रेट के साथ फैट अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसलिए भाकरी के ऊपर घी लगा के खाओ, चावल में घी डाल के खाओ। अच्छा, देन 75 पेज पे, देयर इज लिटिल स्कोप फॉर डाइजेशन इन कुक्ड वेजिटेबल्स और रॉ वेजिटेबल्स। फाइबर डू नॉट रिक्वायर डाइजेशन एंड विटामिन एंड मिनरल्स आर assimilated in blood directly. Therefore, the combination of vegetable with starch is of highest order. ठीक है। तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में तो पचने जैसा कुछ होता ही नहीं है, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और अभी तो हम और पका के खाते हैं तो आराम से जल्दी से पच जाते हैं। तो वेजिटेबल्स को आप कार्ब के साथ भी खा सकते हो, प्रोटीन के साथ भी खा सकते हैं और अकेला भी खा सकते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं बेस्ट है कि अकेला खा लो मील से पहले, कहते हैं ना मील से पहले सलाद खा लो, या तो अकेला खा लो, या फिर सेकंड नंबर पे आता है कि कार्बोहाइड्रेट के साथ खा लो, नहीं तो प्रोटीन के साथ भी चलता है क्योंकि वेजिटेबल्स तो अपने आप पची जाती है।
तो देन इन्होंने लिखा है डाइजेशन, वर्ड्स फ्रूट्स के लिए तो आता ही नहीं है, फ्रूट्स में कुछ डाइजेशन करने लायक होता ही नहीं है। तो क्योंकि उसमें कुछ प्रोटीन नहीं होता, स्टार्च भी नहीं होता, और फ्रूट्स में जो चीनी होती है वो भी फ्रक्टोज होती है। फ्रक्टोज हमने पढ़ा था कल, मोनोसेक्राइड होती है, उसमें खाली सिंगल यूनिट ऑफ ग्लूकोज वो चीनी होती है। तो वो डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट एकदम से ब्लड में हो जाती है। और विटामिन मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उनको भी डाइजेशन की जरूरत नहीं होती। इसीलिए कहते हैं क्या डायबिटीज वालों को आम और चीकू ज्यादा नहीं खाने चाहिए, कि सीधे ब्लड में हाँ, एब्जॉर्ब हो जाएगा। सीधे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, डायरेक्ट एकदम से ग्लूकोज स्पाइक होगी। ठीक है, तो क्या बोला अभिषेक, क्या बोला आपने? कि डायबिटीज वालों को इसलिए कहते हैं कि ऐसे चीकू मैंगो ज्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनमें फ्रक्टोज बहुत ज्यादा होता है, और फ्रक्टोज क्या होता है, सिंपल शुगर होती है, तुरंत से जाके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो एकदम से ग्लूकोज स्पाइक होती है। अच्छा, ठीक है, तो इसमें एक कस्टर्ड चीज, एप्पल भी स्वीट होता है ना, कस्टर्ड एप्पल, तो वो भी डायरेक्ट नहीं खाना चाहिए, राइट? मतलब ज्यादा नहीं खाएं, लिमिट में खाएं। एक्चुअली मैंगो जो लंगड़ा मैंगो होता है उसमें फाइबर बहुत होता है, तो फाइबर के साथ खाएंगे तो फायदा है कोई चीज। अच्छा, यहाँ पे का एक चीज टेस्ट अच्छा नहीं होता, वो कोई भी नहीं खाएगा। लिख रहा हाँ, वो तो सिर्फ अल्फांसो के बाद कौन कोई और मैंगो खाएगा। अरे नहीं नहीं, लंगड़ा खाओ, हमारे यूपी में आता है हाँ, लंगड़ा, बहुत एक्चुअली अच्छा। यहाँ पे लंगड़ा अच्छा नहीं आता, वहां पे नॉर्थ में बहुत टेस्टी लंगड़ा आता है। अबे ये पढ़ के ना कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, और ये पे तो पहले लिस्ट बनानी पड़ेगी किसमें प्रोटीन्स होते हैं किसमें कार्बोहाइड्रेट, तब बनाओ कॉम्बिनेशन की क्या खाना है। सीधा ही हाँ, बता देते हमें कि ये खा लो, ये मत खाओ, इसके साथ ये मत खाओ, उसके साथ वो। वो पहले वसुधा जी, ऐसा किसी ने कुछ बनाया है क्या कॉम्बिनेशन, ये खाओ, ऐसा कुछ बनाया आप लोग स्टूडेंट ने, तो हमें शेयर कर दो। नहीं नहीं नहीं, नहीं, इतना अभी पढ़ के ऐसा लग रहा है कि ऐसा करना पड़ेगा। हम तो बिन दास खाते थे, जो आता था खा लेते। नहीं, हम ये पढ़ा, एग्जाम दिया, पास हो गए, और फिर हम भूल गए। हाँ, हम भी आपकी ही लाइन में चले गए। जो जो जितना उतार पाए जीवन में उतना उतार लिया, ज्यादा नहीं सोच रहे। इतना उतार लिया कि हाँ, थोड़ा मुंह पे लगाम लग गई है बस। पहले कुछ खा लिया, कभी भी खा लिया, और विद बिल्कुल। एज आई थिंक धीरे धीरे खुद ही हो जाता है, विद एज। आप बचपन में क्या होता है, कुछ भी पचा लेते हो कभी भी, विद एज धीरे धीरे आपकी बॉडी आपको खुद ही बोलती है कि भाई अब ये मत खाओ, जो अपने, तो लिसन टू योर बॉडी, ठीक है। बहुत ज्यादा मेजर चेंज नहीं करने का अपने लाइफ में। थोड़ा थोड़ा सब खाओ बस। ठीक है, अब इसमें एक बात की हुई है, इफ वन डजेंट फील हंग्री फॉर लॉन्ग टाइम आफ्टर कंजम्पशन ऑफ अ पर्टिकुलर फूड indicates that it is complex to digest and is therefore harmful for health. तो दिस इज अगेन, दिस स्टेटमेंट जो है मॉडर्न साइंस से काफी अलग है। मॉडर्न न्यूट्रिशन बोलता है कि प्रोटीन रिच खाओ, जिससे कि 4-5 घंटे तक तुम्हारा पेट भरा रहे, भूख ना लगे। बट एज पर नेचुरोपैथी, ऐसा खाओ, कोई खाना तुम्हें खाने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब पेट भर गया 4-5 घंटे तक, तो वो कॉम्प्लेक्स है डाइजेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, तो अवॉइड करो। तो फल सब्जी खाओ, मतलब बेसिक यही है कि आदमी सब, वहां पे एक लाइन लिखी हुई है नेचुरोपैथी इस बुक में, मैन इज अ फ्रूटेरियन, ठीक है। तो बस ये दिमाग में भर लेना है कि हमारा मेन डाइट है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, कंदमूल, जो पहले है ना कि लक्ष्मण जी कहाँ वन में गए तो कंदमूल खा के जीवित रहे ना, तो वैसे ही। आजकल वो फायरलेस किचन का भी ट्रेंड चल रहा है ना। वो मैडम वो तो क्या है वो हाँ, फायरलेस किचन मतलब? वो तो बिना जस्ट मतलब बिना पकाए खाना, फायरलेस, विदाउट फायर। तो मतलब घर में फिर गैस चूल्हा नहीं होगा? नहीं, नहीं। कच्चा खाना खाओ, कच्चा खाओ सब कुछ। नहीं रखो, पानी गर्म करने के लिए तो चाहिए ना हाँ गैस हाँ चूल्हा। हाँ, ऊषापान करना है ना। उषा केतली, वो इलेक्ट्रिक केतली आते हैं ना, वो हाँ, रखो। राइट राइट, मैं भी यही करने वाली थी। थैंक यू दीपाली। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट है कि बहुत टाइम तक अगर कोई कुछ खाने के बाद बहुत टाइम तक भूख नहीं लग रही है, पेट बिल्कुल भरा भरा लग रहा है, तो मतलब कुछ गड़बड़ है। तो इसलिए कहते हैं कि फ्रूट्स में कुछ पचाने लायक नहीं होता, इसलिए फ्रूट्स खाने के हम
योगाभ्यास में कहते हैं आधे घंटे पहले फ्रूट्स खा सकते हो, बाकी कुछ भी खाओ तो 3-4 घंटे एटलीस्ट। अच्छा देन इसमें तो जो जो मैं बोल रही हूँ वही वही लिखिए, क्योंकि एग्जाम में बेसिकली इस पे शॉर्ट नोट ही आएगा, और ऐसे ट्रू फॉल्स तो कहीं से भी आ सकता है, बट जो जो है पॉइंट्स वही याद रखने लायक है, क्योंकि मैंने भी अंडरलाइन किए हुए हैं। तो नेक्स्ट जो 75 पेज पे लास्ट 2-3 लाइन्स है कि फ्रक्टोज फ्रॉम फ्रूट्स इंस्टेंटली गिव्स एनर्जी एंड इज बेस्ट एज कंपेयर टू ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ शुगर। ठीक है, जो फ्रूट से हमें शुगर मिल रही है तो इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, तो ग्लूकोज से, टेबल शुगर से ज्यादा अच्छी है वो, और क्योंकि फ्रूट्स के साथ हमें विटामिन मिनरल्स भी मिल रहे हैं, और सारे फ्रूट्स एल्कलीजेनिक होते हैं, तो ये ट्रू फॉल्स में आ सकता है बनाना कि भी, बनाना भी, बनाना तो एल्कलीजेनिक ही होता है। क्योंकि वही मैंने सुना इंस्टेंट देता है, बाकी तो एप्पल में तो उतना मजा नहीं आता है। हाँ, बट फिर भी फ्रक्टोज तो सब में होता है, ओके। पर सारे फ्रूट्स एल्कलीजेनिक होते हैं, भले ही वो खट्टे। साइट्रिक फ्रूट, सिट्रस फ्रूट भी, वो भी पेट में जाके अल्टीमेट, पेट में भी जाके नहीं, अभी जहाँ पे कल बात हो रही थी कि नींबू डाल के हम पोहा खाते हैं, या तो कार्ब के साथ हमने नींबू डाल दिया, तो वो नुकसान, वो कार्ब का पाचन रोक देता है, तो एल्कलीजेनिक होते हैं, मतलब ब्लड में जाके अल्टीमेटली, अल्टीमेटली सारी चीज कहाँ जा रही है, ब्लड में, तो ब्लड में जाके वो एल्कलाइन नेचर हो जाती है। मुंह में अगर हम नींबू खा रहे हैं तो एट अ टाइम वो, उसने क्या किया कि सलाइवा को थोड़ा सा, सलाइवा की जो एल्कलिनिटी है उसको थोड़ा मार ही देगा। ठीक है, तो इसलिए लेमन वाटर भी जो पीते हैं, लेमन शॉट भी सर बोलते हैं डायरेक्ट उसमें डालो, गले में डालो डायरेक्ट। लेमन शॉट बताया है ना अभी सावन सर नहीं, ने? अभी नहीं बताया। अच्छा अभी नहीं, तो अभी सर लेमन शॉट बताएंगे। तो लेमन शॉट डायरेक्ट गले में मुंह में डालने से वो सलाइवा के एंजाइम्स को खराब करेगा, बट अल्टीमेटली ब्लड में जाके लेमन शॉट बेस्ट है, किसी को भी एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो वो सुबह खाली पेट लेमन शॉट लेना शुरू कर दे, तो बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल है। मतलब चेहरा ऊपर करके सीधे मतलब जीभ के मतलब नीचे। ऐसे, अच्छा। मतलब नींबू को पहले डायरेक्ट, डायरेक्ट भी निचोड़ सकते हैं, पर डायरेक्ट निचोड़ेंगे तो वो इधर उधर जाएगा टीथ में, टीथ के लिए तो नुकसानदेह होता है ना, टीथ पे हाँ, जाएगा तो। मैंने तो हाँ यही लॉजिक सुना हुआ है कि जब मैंने लेमन आप पियो ना, ये लेमन वाटर या कुछ, तो स्ट्रॉ के साथ पियो, मुंह में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि दांत का वो एनेमल उतर जाएगा। हाँ, और तो सेम इस, मैंने बेसिल के बारे में भी सुना है, बेसिल के बारे में। हाँ बेसिल भी इसलिए हो गए। हाँ, वो भी ऐसा चबा के नहीं खानी चाहिए। हम्म, अब तक तो कैसे? काफी चीजें तो हमें वैसे भी मालूम है ना? परीक्षा देने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। नहीं नहीं, फटाफट समझ सकते हैं, वो सारी चीजें तो हमने हमारी फ्रूट्स दादी यहाँ नानी पे खाई। एल्कलीजेनिक होती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट 76 पेज पे आगे। अच्छा, फ्रूट्स वैसे खाली पेट खाएंगे तो एल्कलीजेनिक है, ठीक है, बट अगर फ्रूट्स को रॉन्ग कॉम्बिनेशन के साथ खाएंगे, चीनी डाल के खाएंगे, तो फिर वो एसिडिक, पेट में जाके एसिड बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसा इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं, जो कहते हैं ना कि रायता, फ्रूट्स का रायता खा लो, फ्रूट्स के साथ आजकल स्मूदी बहुत चल रही है, फ्रूट्स का स्मूदी, हाँ, तो वो सब क्या है, रॉन्ग कॉम्बिनेशंस हैं, तो उससे क्या होता है, फ्रूट्स का जो एल्कलाइन नेचर होता है वो खत्म हो जाता है, वो एसिड एसिड बनाएंगे बॉडी में। अच्छा, तो शुगर केन जूस में भी लाइम नहीं डालना चाहिए। ठीक है, तो फ्रूट्स दस कंज्यूम्ड इंडिपेंडेंटली आर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर इन डाइट लाइक गोल्ड। ठीक है, तो फ्रूट्स वो हमने कल भी पढ़ा था, फ्रूट्स। मन में एक सवाल है, शुगर केन इज ऑल्सो ओरिजिनल जूस, इट मीन्स अल्कलाइन, आई थिंक सो. A lemon is also alkaline as per definition. But when these both are alkaline are combined, they become something wrong combination. नहीं, लेमन, हाँ, मुंह में एसिडिक, सॉरी सॉरी। अच्छा, साइट्रिक एसिड यू आर सेइंग. हाँ, मतलब कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं कि लेमन में वैसे तो एसिड है, सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, वो वैसे एसिड है, बट वो अल्टीमेटली जब डाइजेस्ट होगा, पेट में जाएगा, फिर ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, फिर वो समाव जब वो डाइजेस्ट होके जो भी बनता होगा, डाइजेस्ट होके भी नहीं, एक्चुअली डाइजेस्ट होने लायक भी कुछ नहीं है, जब वो आगे जाके कंबाइन होता है ब्लड में जाके, तो वो एल्कलाइन नेचर, बट हम ऑलरेडी कुछ कुछ रॉन्ग कॉम्बिनेशंस करते हैं, तो फ्रूट्स भी वैसे एल्कलाइन होते हैं, तो पर
उसके साथ मिक्स होके, चीनी के साथ मिक्स होके वो एसिड बनाएंगे, तो ऐसा है। ठीक तो है, कई बार भाई भाई में भी लड़ाई हो जाती है ना। ऐसा लग रहा है। हाँ, वही हो रहा है अभिषेक और सुरेश। यहाँ। तो आयुर्वेद में तो जैसे विरुद्ध आहार, रॉन्ग कॉम्बिनेशन पे बहुत जोर दिया गया है, ठीक है। तो क्या क्या रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, इस पे बहुत ट्रू फॉल्स ये सब आ सकते हैं। तो ये रॉन्ग कॉम्बिनेशन, घी और हनी, ठीक है। दूध वो हनी के साथ घी विरुद्ध आहार है। फ्रूट सैलेड, ठीक है। फ्रूट्स को दूध में डालना, और फ्रूट्स का आपस में, हमेशा कोई भी फ्रूट, फ्रूट होते बहुत अच्छे हैं पर फ्रूट्स को मिक्स करके मत खाओ, एट अ टाइम एक फ्रूट खाओ, ठीक है। वेजिटेबल रेसिपीज विद पनीर, वेजिटेबल प्रिपरेशंस विद कर्ड, तो हम जो रायता खाते हैं, जो कोशिम्बीर नहीं, जो भी हम खीरे का रायता ये सब खाते हैं, ये भी एज पर आयुर्वेद रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। बन मिल्क राइस, जो अगेन खीर हमारी रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। खीर चावल कर्ड की राइस, खीर। चावल। कर्ड, व्हाट अबाउट कर्ड राइस? कर्ड, बंद करवा के मानोगे आज तो आप। रहने दो ना, जो चीज सामने नहीं आ रही उसे इग्नोर करो। हाँ अरे कर्ड राइस अपन नहीं। खाते हैं इसलिए पूछ रहा हूँ भाई, वो भी विरुद्ध व्यवहार है तो नमस्कार करें आज ही के मौके पे। नहीं 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 नहीं, अच्छा लगता है। पूरा इसमें वेजिटेबल रेसिपीज विद पनीर बोला है, हाँ हाँ हाँ। तो दैट मीन जो हम पालक पनीर ये सब जो है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग कॉम्बिनेशन, यू मीन टू से? पनीर तो Absolutely. उन्होंने बता दिया था कि पालक में आयरन होता है, पनीर में कैल्शियम होता है, और पालक में ऑक्जेलेट भी होता है, तो वो दोनों का कुछ भी हमें नहीं मिलता। ओके। हाँ, ये कल Combination। जया मैम ने भी बताया कि पालक पनीर नहीं खाना चाहिए करके। मतलब पालक और पनीर अलग अलग खा सकते हैं, है ना। मतलब हाँ, अभिषेक, वासी की आधी पनीर दुकान बंद बनाओ हो तो जाएगी। सिर्फ पनीर बना सकते हैं। क्या पूनम जी? पनीर की सब्जी बनानी है, पनीर सिर्फ बनाओ, उसके साथ कोई कैप्सिकम, पालक, कुछ कोई वेजिटेबल नहीं डालो। या ऐसे भी कर सकते हैं ना, पहले पनीर खा लें, थोड़ी देर बाद पालक खा लें, अंदर मिक्स हो जाएगा। चाहिए। अरे यहाँ पे हमने मिल्क में पढ़ा था कि मिल्क ही पूरा वो है, तो पनीर में भी केजिन प्रोटीन है। पनीर ही गया। तो पनीर को ही टाटा बाय बाय कर दो, वैसे तो एज पर अभी पुराना चल। फिर भी अगर खा रहे हैं तो कॉम्बिनेशन, हाँ, कि खाली पनीर। खा चुके अब, कुछ भी खाते वक्त कैसे लग रहा है क्या Favorite पाप है, मैं तो मैंने तो सुबह ही खाया है, अभी क्या करूं? अनु के साथ उल्टे वामन हो रहा है। वामन क्या कर लो अब। गिल्ट हो, गिल्ट मत रखो, खा लिया खा लिया। खा लिया, अब तो क्या है। और क्या, अनु अरे के कुछ मत करो, सिर्फ सुन दो, ये पता है ना। अभी आपने पंचकोश का चैप्टर पढ़ना, पंचकोश का चैप्टर पढ़ेंगे ना, मुझे इसलिए सबसे अच्छा लगता है वो। ये सब कुछ भूल जाएंगे, आनंद में कोश में रहो, सब बढ़िया है। युक्ताहार, युक्ताहार भी आनंद में कुछ कोश में जानने के लिए उस दिन पहले मैंने कोश तोड़ने पड़ते हैं ना। क्या? आनंद में कोश में जानने से पहले इतने सारे कोश तोड़ने पड़ते हैं, तब जाके वहां पहुंच पाते हैं। हम ये सब कुछ जो भी बात कर रहे हैं, ये हम अन्नमय कोश पे इफेक्ट करेंगे, ये सारी बातें। और हम अन्नमय कोश है ही नहीं, हम तो वे वे बियॉन्ड है, तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। उस दिन ना मैंने राजकुमार यादव का एक इंटरव्यू सुना था कि वो जब नया नया आया था तब वो सब कुछ खाता था और बहुत सारा खाना खाता था। तो यहाँ अभी जो हीरोज है वो बहुत नाप तोल के खाते हैं ना, तो उसको वो कुछ पता नहीं था। तो वो बोल रहा था, तो सब मुझे बोलने लगे कि अरे तुम इतना क्यों खाते हो, इतना नहीं खाना चाहिए, 6-6 7-7 चपाती कौन खाता है, ये तो कार्ब्स है, इसमें ऐसा है वैसा है। तो बोल रहा था तब तक मैं खा रहा था, मेरा पेट पूरा फ्लैट था, कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जब मेरे माइंड में वो गया तब वो असर करने लगा। तो ओह वो बात really? ना मेरे मन में एकदम बैठ गई है, मीन्स सब हमारा सोच ही इसके पीछे सब कुछ है। मैं ना एक काम करूंगा, ये वीडियो ना एग्जाम होने के बाद ये वीडियो यूट्यूब पे डिलीट कर दूंगा मैं। रखते हैं, बाद में सब मेरी भूल जाओ। श्रावण सर को भेजना ये। मैं कोश। पहले पास होने दो, उसके बाद भेज देना। हाँ, बात होने के बाद ही, सर्टिफिकेट हाथ में आने के बाद।
चलो एक काम करते हैं, जल्दी थोड़ा टाइम लेके कंप्लीट कर लें क्या ये वाला आज? ये तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। इतना कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में यही लिखा है, वन टाइम मील शुड बी सिंपल। तो फर्स्ट पॉइंट किस पे है? कॉम्बिनेशंस फूड। हमें फूड कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना चाहिए, पूरा घाल मेल छप्पन भोग नहीं लेना चाहिए। तो कॉम्बिनेशंस, विरुद्ध आहार देख के हमें उस हिसाब से खाना खाना चाहिए। तो खाली पेट फल खाने चाहिए, चावल के साथ भी खा सकते हैं, बट चावल और दाल ज्यादा अमाउंट में मिक्स नहीं होनी चाहिए। सब्जियां हम चावल के साथ भी खा सकते हैं, गेहूं के साथ भी खा सकते हैं, बट सब्जी और दही मिक्स मत करो। दही और ये सब मिल्क मिक्स मत करो। फल और मिल्क, फल और दही, तो ये सब मिक्स मत करो, ठीक है। तो बेसिक बेसिक ये बात है। और फ्रूट्स एल्कलिनोजेनिक होते हैं खाली पेट, अगर उनमें चीनी डाल के ले लेंगे तो एसिडिक। देन सेकंड पॉइंट भी देखते हैं, मोर द डाइट इन नेचुरल फॉर्म द बेटर इट इज। जितना हम बिल्कुल नेचुरल खाएंगे, उसको जितना प्रोसेस करते जाएंगे उतना हार्मफुल है। तो कल हमने प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल डाइट वाला लास्ट चैप्टर था, तो इस पे पूरा शॉर्ट नोट आ जाता है कि राइट बेसिक मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल डाइट, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था, इसमें करीब 8 पॉइंट्स हैं। तो वही आ जाए तो सारे पॉइंट्स लिख दें, 6-7, सारे नहीं याद आ पाते हैं कई बार। 6 पॉइंट्स भी लिखेंगे, फिर हर एक को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो चलेगा। तो वन टाइम मील शुड बी सिंपल, ये हमने कल पढ़ा था कि एक बार का खाना सिंपल होना चाहिए, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ फूड सही रहना चाहिए, नहीं कि पूरा सब कुछ फल सब्जी दाल रायता फ्रूट सब कुछ एक साथ खा लिया, ऐसे नहीं, कॉम्बिनेशंस देख के खाना चाहिए। देन सेकंड पॉइंट है 76 पेज पे लास्ट लाइन है, मोर द डाइट इन नेचुरल फॉर्म द बेटर इट इज। अच्छा, आई थिंक ये भी किया था हमने। नहीं, सेकंड स्टार्ट हमने। ओके ओके, हाँ। तो सेकंड हमने जो स्टार्ट किया था कि डाइट जितना नेचुरल हो उतना बेटर है, ठीक है। कि प्रोसेस्ड कम से कम होगा, जितनी चीज उतना ज्यादा बेटर है। कि हम ग्रेन्स तो हम बिना पकाए खा नहीं सकते, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐसी चीज हैं जो हम बिना पकाए भी खा सकते हैं। फ्रूट्स और सलाद, तो सबसे अच्छा तो फ्रूट और सलाद है जो बिना कोई प्रोसेसिंग के खाया जा सकता है। फिर हम कुछ भी करते हैं, बॉइलिंग करते हैं, पकाते हैं, तो उसके विटामिन मिनरल्स नष्ट हो जाते हैं। एक सेकेंड। और उसका जो है उसकी वो ड्यून हो जाती है, एल्कलिनिटी, ठीक है। बहुत सारा ऑयल डाल देते हैं, तो ऑयल डालते हैं तो बॉयल करने fat- से भी अल्कलिनिटी वेस्ट होती है? नहीं नहीं नहीं, बॉईल करने से नहीं, कुछ कुछ अच्छा लिखा है इसमें, गेट डिस्ट्रॉयड इन बॉइलिंग एज ऑल्सो द एल्कलाइन प्रॉपर्टीज र्यून। मे बी कुछ वेजिटेबल्स की र्यून होती होगी, ठीक है। रॉ फॉर्म में वो एल्कलीजेनिक होते हैं, और फिर पकाने के बाद उनका एल्कलाइन प्रॉपर्टी जो है वो रिड्यूस हो जाता है। फिर हम ऑयल डालते हैं तो उससे और एसिडिक, मसाले डाल डाल तड़का करते हैं तो उससे और एसिडिक हो जाती हैं चीजें। अब फ्री रेडिकल्स तो बनते ही हैं कुछ भी पकाते हैं तो, और विटामिन मिनरल्स लूज हो जाते हैं। तो जितना ज्यादा हम पकाएंगे खाने को, उतना ज्यादा वो उसमें टॉक्सिन्स ऐड होते हैं और न्यूट्रिशन उसका कम होता जाता है। अभी कह रहे हैं शुगर केन जूस भी, शुगर केन जूस में लेमन नहीं ऐड करना चाहिए, इज नॉट बैड बट इट शैल बी कंज्यूम्ड विदाउट स्क्वीजिंग अ लेमन, ठीक है। शुगर केन जूस से जो जैगरी है वो कभी कभी खा सकते हैं। देन ग्राउंड नट्स, जो बहुत सारे लोगों एक को बार होती है। पेज नंबर बता दो, मुझे नहीं मिल रहा है। 77 पेज। 70। एक सेकेंड जरा होल्ड करें। ठीक है। तो ग्राउंडनट, मूंगफली, तो बहुत लोगों को एसिडिटी होती है वो भुना हुआ मूंगफली खाने से, रोस्टेड पीनट्स खाने से, ठीक है। तो मूंगफली जो है, रोस्टेड वाली भुना मूंगफली, इज ब्राउन कोकोनट वाटर इज एज बेनिफाइड एज ग्रीन कोकोनट वाटर। आई थिंक सो, ब्राउन कोकोनट वाटर भी बेनिफिशियल होता ही है, बट एग्जैक्टली क्या कंपैरिजन है वो मुझे नहीं पता। किसी ने क्वेश्चन डाला था ये अभी।
तो मूंगफली Thank जो you, है ma'am. सींगदाना जो है वो एसिडिक होता है, ठीक है, रोस्टेड फॉर्म में। बट वही सींगदाना सावन सर कहते हैं कि सींगदाने को रात को भिगो के फिर थोड़ा सा उबाल के खाओ तो वो बेस्ट होता है, ठीक है, उबाल के या फिर थोड़ा सा स्टीम करके खाएंगे। देन लिखा है इट इज गुड टू ड्रिंक 1 teaspoon ऑफ रॉ ग्राउंडनट ऑयल और ईटिंग इट बाय एडिंग इन चटनी, बट इट बिकम्स टॉक्सिक इफ यूज फॉर टेम्परिंग और फ्राइंग, ठीक है। तो तेल भी बहुत ज्यादा पकाने नहीं चाहिए, कोई भी तेल, वैसे तो कच्ची घानी के तेल खाने चाहिए, और उन्हें पका भी रहे हैं तो कम से कम पकाओ या रॉ फॉर्म में ज्यादा खाएं, ठीक है। तो रिफाइंड ऑयल, सॉरी, ग्राउंडनट जो है रोस्टेड एसिडोजेनिक है, ग्राउंडनट ऑयल ऐसे ही खा लो रॉ, बट पकाओ कम से कम, अगर पका रहे हैं तो जस्ट टेम्परिंग ज्यादा नहीं करें, उससे एसिड जनरेट होता है। However, groundnuts soaked overnight, washed in the morning, and tied in a muslin cloth till afternoon, and consumed thereafter are like nectar. बॉईल भी नहीं कर रहे, उसको स्प्राउट करके खा रहे, ठीक है, रात भर भिगोए, फिर उन्हें बांध के उसके अंकुरित होने दिया और फिर खाया एज सच। हल्का सा चाहे तो स्टीम कर सकते हैं, नॉट कम्प्लीटली बॉईल। तो उससे क्या होता है, कोई भी चीज, एक्चुअली कोई भी चीज स्प्राउट करके खाते हैं तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है बहुत ज्यादा, मल्टीफोल्ड हो जाती है, तो उसके जो भी अंदर प्रोटीन्स और फैट्स हैं वो हमें इजिली अवेलेबल फॉर्म में मिल जाते हैं, डाइजेस्टेबल फॉर्म। तो इसे मतलब एक लाइन दी हुई है 78 पेज पे कि इनको सींगदाने को गरीबों का बादाम बोला जाता है, ठीक है। ये तो आई थिंक बहुत फेमस कहावत है, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे कि चावल है, तो हैंड पाउंडेड राइस जो होता है वो, उसको फिर उसका धान निकाल के उसको पॉलिश करके क्या कर रहे हैं, प्रोसेसिंग ही कर रहे हैं ना अल्टीमेटली। तो हैंड पाउंडेड राइस खाएंगे तो अच्छा है, वाइट राइस में उसके न्यूट्रिशन तो नष्ट हो ही जाते हैं और ऊपर से उसमें कुछ कुछ प्रोसेसिंग भी हो जाती है। तो और हैंड ऑयल पाउंडेड राइस, हाँ हाँ ऑयल कोई भी ले लो, कच्ची घानी का ले लो या फिर फिल्टर ले लो, वो गर्म नहीं करना है हाँ, ऐसे। मतलब गरम फ्राई करने के लिए तो वैसे भी मना ही करते हैं, कुछ भी फ्राई करेंगे तो उसमें फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। तो ऑयल खाओ बट रॉ फॉर्म में, चटनी में डाल तब लो, आजकल ड्रेसिंग करते हैं ना, ड्रेसिंग ड्रेसिंग इज गुड, सलाद फिर का हम ड्रेसिंग खाना करते बनाते हैं वो पूरी तरह गलत ही है, जो हम तेल डाल के हर सब्जी तो ऑयल डाल के ऑयल गरम करके ही पकाते हैं। हैं। हाँ, तो जितना कम से कम यूज करें उतना बेटर है, पूरा तरीके से बंद नहीं कर सकते। और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जैसे हम क्या करते हैं कि ऑयल में तड़का करके फिर सब्जी पकने रखते हैं, तो 20 मिनट सब्जी लगती है पकने में, और उसके अलावा अगर बेनिफिट मतलब कम हानिकारक चीज करनी है तो सब्जी को पहले थोड़ा स्टीम कर लो, जब वो सब्जी गल जाए उसके बाद ऑयल का तड़का मार लो, तो क्या है कि ऑयल कम देर के लिए गर्म होगा, हाँ, सब्जी आपको 20 मिनट पकेगा, सब्जी पकने के बाद ऑयल का तड़का मारेंगे तो वो बस जस्ट 2-3 मिनट के लिए वो गर्म करना पड़ेगा, ऑयल टेस्ट के तो लिए। दैट इज बेटर, ठीक है। तो राइस भी हैंड पाउंडेड इज बेटर, क्योंकि उसमें फाइबर भी होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होता है। ऐसे ही ग्रीन मूंग दाल विद ब्रैन इज बेटर, छिक्कल वाली मूंग दाल ज्यादा अच्छी है देन येलो मूंग दाल। अच्छा, अभी ये इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो बहुत सारे लोगों को नहीं जमेगा, कि लिखा हुआ है फर्मेंटेशन लीड्स टू स्टिकीनेस एंड एसिडिजेनिक नेचर, ठीक है, कि इनफैक्ट जो हम इडली वगैरह के लिए फर्मेंटेशन करते हैं वो भी एसिडिजेनिक होता है और उससे स्टिकीनेस आती है फूड में। बट अगेन इसमें भी मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस तो बोलती है कि फर्मेंटेटेड फूड्स बहुत अच्छे होते हैं, बट एज पर नेचुरोपैथी, एज पर आयुर्वेद, फर्मेंटेड फूड भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए, एसिडिजेनिक होता है। मतलब इडली डोसा बन। नहीं, डोसा में बिना फर्मेंटेशन के भी खा सकते हैं। तो अभी आगे बहुत कुछ है, सब कुछ डिटेल में पढ़ने का जरूरत नहीं है, और भी बहुत सारे जो जो पॉइंट्स में डिस्कस कर रही हूँ बस वो वही पॉइंट्स, बाकी जस्ट फॉर इंटरेस्ट के लिए पढ़ सकते हैं कि क्या चीज रॉ होती है और क्या चीज प्रोसेस्ड होती है, ठीक है। जो हम वनीला एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं सब नकली होता है, असली वनीला एक्सट्रैक्ट यूज करने जाएंगे वो बहुत महंगा आता है, ठीक है। तो हम बहुत कुछ आर्टिफिशियल
कहीं से भी कुछ भी लेके आते हैं तो वनीला एक्सट्रैक्ट होता ही है, जैसे बर्फी लाएंगे, कुछ बिस्किट लाएंगे, तो कुछ ना कुछ बाहर का खाने में तो होता ही है बहुत कुछ। Then next paragraph, there are instances of curing disease like cancer by including mainly fruits, raw vegetables or their juice in large quantities in diet and supplemented with fresh wheatgrass juice. ठीक है, तो wheatgrass juice को बहुत अच्छा बोला गया। wheatgrass juice आई थिंक बहुत लोग उसके बारे में जानते हैं, और मैंने हमारे वहाँ पे नॉर्थ में मैंने नहीं सुना था, बट यहाँ पे मैं काफी लोगों से सुनती हूँ कि वो सुबह सुबह wheatgrass जूस पीते हैं, या wheatgrass घर में रखते हैं और फिर चबा देते हैं सुबह सुबह निहार में। तो काफी लोग बोलते हैं, और नेचुरोपैथी के हिसाब से व्हीट ग्रास जूस इज वेरी वेरी बेनिफिशियल। एक्चुअली व्हीट ग्रास जूस के लिए बोलते हैं कि इट्स लाइक उसमें बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। बोलते कि उससे कैंसर भी नहीं होता है वसुधा, हाँ, उससे इसमें लिखा, कैंसर नहीं होता, लिखा हुआ हाँ है? ओके, मैंने हाँ, पढ़ा नहीं है लेकिन पता। तो मतलब कैंसर भी ठीक हो जाते हैं, कुछ कुछ कैंसर ठीक होते हुए भी देखे गए हैं व्हीट ग्रास जूस पीने से, या फिर ये व्हीट ग्रास जूस वही जौ बोलते होंगे ना, वही है ना शायद? नहीं। जॉन, एक व्हीट ग्रास एक प्लांट आता है ना, एक पत्ते आते हैं लंबे हाँ लंबे। अरे पत्ते व्हीट ग्रास हाँ। मतलब गेहूं का पौधा, सिंपल। गेहूं का पौधा, हाँ। हाँ सिंपल। गेहूं का ही पौधा लगाते हैं। हाँ वो जो बहुत छोटा रहता है, बहुत उसको ही कोमल हम्म रहता है, उसी के पत्ते हम तोड़ के खाते हैं, वो दैट इज व्हीट ओके ग्रास। ओके। अच्छा, यहाँ पे लिखा है देन अगेन कुछ मतलब अभी बच्चों को जैसे होता है ना कि हम इतना ज्यादा जैसे होता है ना कि इतना कच्चा चबाने की आदत ही नहीं रही बच्चों को, कि होता है ना मिक्सी में बहुत सारे लोग करके देते हैं पूरा पीस पीस के, और इनफैक्ट भी इतना ज्यादा हम आजकल प्रोसेस्ड फूड देने लगे हैं कि बच्चों को चबाने की आदत नहीं रहती। तो चबाने की आदत नहीं रहती तो उनके टीथ जो है वो कमजोर हो रहे हैं, तो ऐसा डेंटिस्ट ने पाया है अभी रिसेंटली। तो ये सेकंड पॉइंट था कि कम से कम प्रोसेस्ड होना चाहिए, जितना आप नेचुरल फॉर्म में लोगे उतना खाना अच्छा है। फर्स्ट पॉइंट था कि खाना का कॉम्बिनेशन देखना चाहिए। देन थर्ड पॉइंट था एसिडोजेनिक एंड एल्कलिनोजेनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइट। एक्चुअली हम सेकंड पॉइंट में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं कि जितना ज्यादा नेचुरल होता है उतना एल्कलाइन नेचर होता है, और जितना हम पकाते जाएंगे उतना उसका एसिडिटी और टॉक्सिन बढ़ाते जा रहा है। तो ये थर्ड पॉइंट में और डिटेल में करा गया है कि तो यहाँ पे 79 पेज पे एक रेशियो लिखा हुआ है, नेचुरल रेशियो एल्कलाइन और एसिड। हमारी बॉडी में कितना एल्कलाइन चीजें खानी चाहिए और कितना एसिडिक चीजें होनी चाहिए, उसका रेशियो होना चाहिए 80/20। ठीक है, बट आजकल का रेशियो उल्टा होता जा रहा है, वो रेशियो कम होता जा रहा है। देयरफॉर द डाइट, वो डाइट जो ये रेशियो को मेंटेन करने में हेल्प करे, वो डाइट लेनी चाहिए। हम फ्राइड खा रहे हैं, रिफाइंड खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, उस सबसे एसिड बढ़ता है। ठीक है, तो एसिड सिर्फ यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही है कि पेट में एसिडिटी हो रही है, पेट में एसिड बढ़ रहा है। एसिड यानी कि हर एक सेल में आपके टॉक्सिन्स बन रहे हैं, हर एक सेल में एसिड बन रहा है। तो जस्ट ऐसा बोले अरे मुझे तो कोई एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं है, तो दैट अलोन इज नॉट एसिड। हर एक सेल में कितना टॉक्सिन बन रहा है, दैट इज एसिड। इनफैक्ट ये कह रहे हैं कि 79 पेज पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसकी लास्ट लाइन है, ऑन द कॉन्ट्ररी द एसिड फ्रॉम द गैस्ट्रिक जूस इज द एक्सीलेंट मीन्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ इंटरनल एसिड। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस का जो एसिड है वो तो है नेचुरल है, वो तो पचाने के लिए है, तो इंटरनल जो एसिड बन रहा है वो नुकसानदेह है, जो हर एक सेल में। एक सेकेंड, ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस वाला जो एसिड है वो तो इनफैक्ट हमारा इंटरनल एसिड के डिस्पोज ऑफ के लिए हेल्पफुल है। तो अभी ब्लड का पीएच आ रहा है कि ब्लड का जो पीएच है वो याद रखना, ब्लड का नॉर्मल पीएच 7.4 होता है। तो 7.4 मतलब स्लाइटली एल्कलाइन। ठीक है, 7 से नीचे एसिडिक होता है, 7 जो होता है वो न्यूट्रल पीएच, 7 से 14 एल्कलाइन। तो ब्लड जो है वो स्लाइटली एल्कलाइन। ठीक है,
तो थोड़ा बहुत 7.36 से 7.44 तक फ्लक्चुएट होता है। अच्छा, ब्लड तो वो याद मत रखिए, ओनली 7.4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा सा भी इधर उधर होता है ना, ये 7.4 का 7.2 भी हो जाएगा तो मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो ब्लड का पीएच बिल्कुल मेंटेन रहना चाहिए, जो 7.36 से 7.44, अदरवाइज बहुत बीमारियों का वो कारण होता है। तो हमारी बॉडी अपने आप, हम कुछ भी एसिडिक लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, हमारी बॉडी कुछ भी बॉडी में गड़बड़ी हो जाए, ब्लड का पीएच मेंटेन रख के रखती है, क्योंकि ब्लड का पीएच बिगड़ा तो हमें मतलब डेथ भी हो सकती है अगर 7.2 तक भी जाता है तो बॉडी अपने आप को कितना ही कष्ट दे देगी पर ब्लड का पीएच मेंटेन करके रखेगी। तो इसमें लिखा हुआ है कि कैसे, मतलब वो बहुत कुछ वो केमिस्ट्री वाली चीजें लिखी हुई है, वो नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, कि वो बाइकार्बोनेट्स बाइफॉस्फेट सिट्रेट्स आर बैलेंसिंग दीज फ्लक्चुएशंस इजली। तो इंटरनल कुछ जो भी फ्लक्चुएशंस होती हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो हमारा एक बफर सिस्टम, बफर पढ़ा होगा किसी ने केमिस्ट्री में, बफर वो होते हैं केमिकल्स जो पीएच को मेंटेन रखते हैं। तो ये हमारी बॉडी का नेचुरल बफर सिस्टम है। तो जो बॉडी में हो रही फ्लक्चुएशंस को मेंटेन करते हुए ब्लड का पीएच मेंटेन करता है। ठीक है, तो मोस्टली ब्लड का पीएच एसिडिक ही होता है अगर जो भी हम कुछ भी चीजें खाते हैं, तो मतलब एसिडिक की तरफ जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं। एल्कलाइन तो डाइट नहीं है। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, पीएच ऑफ ब्लड बिकम्स एक्सेसिवली एल्कलाइन ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस लाइक स्नेक बाइट ऑफ सम वेनेमस स्पीशीज। ठीक है, तो बहुत कोई जहरीला स्नेक के काटने से ब्लड सुपर एल्कलाइन हो जाता है, मतलब वो जो 7.4 के वे बियॉन्ड, मतलब वो 7.2 भी होगा तो भी मुश्किल है, 7.6 होगा तो भी, ऐसा नहीं कि हाँ 7.4 से 7.5 जाए तो अरे अच्छा है एल्कलाइन हो रहा है, नहीं, वो 7.4 ही रहना चाहिए। तो मोस्टली बफर सिस्टम रहता है उसको मेंटेन करने के लिए, बट आजकल वो हमारा डाइट से उस बफर सिस्टम पे एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है। देन यहाँ पे जो भी बॉडी में चीजें एसिडिक हैं उन सब के बारे में दिया हुआ है, जैसे व्हाइट शुगर है। ठीक है, तो व्हाइट शुगर में ज्यादा कुछ मत पढ़िए, 80 पेज पे आ जाते हैं कि आजकल जो भी मेनली प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इनफैक्ट हार्ट डिसीजेस भी फैट से ज्यादा बड़ा कल्प्रिट है व्हाइट शुगर। ठीक है, सफेद चीनी। तो बस इतना ज्यादा डिटेल में उसको और चीनी हर एक चीज में होती है। अगर हम बोले अरे हम हमारे घर में तो चीनी उठती ही नहीं है, बट अगर आप बाहर से कुछ चीज ला रहे हैं और कितना उसमें चीनी है, बिस्किट्स में सब कुछ में, तो फिर उस हिसाब से चेक करिए कि कितना चीनी यूज हो रहा है। देन प्लेन येलो जैगरी, फिर कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो जैगरी खाते हैं, तो जैगरी का कलर क्या होता है, नॉर्मली जैगरी बनती है तो ब्लैक या फिर डार्क ब्राउन बनती है। तो हमें लगता है कि अरे वो गंदी है, गंदी गंदी लिखती है, तो उसको साफ करने के लिए बहुत सारा प्रोसेसिंग किया जाता है उसको, बिल्कुल, और उसे लंबे समय तक टिकाने के लिए। अगर नेचुरल जैगरी खाएंगे ना तो ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी, बट उसको लंबे समय तक टिकाने के लिए उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, तो अगेन एसिडिक होता है। तो अगर कुछ स्वीट का क्रेविंग हो रहा है तो ये है कि ऑर्गेनिक जैगरी, जो फिर काली वाली जैगरी होती है, काला गुड़, वो खा ले, या फिर ऑर्गेनिक शुगर या जो देसी खांड होती है, या फिर डेट्स, खजूर, खजूर खा लो एक। तो एसिडिक चीजों में एक तो व्हाइट शुगर है, देन वेजिटेबल फैट और हाइड्रोजनेटेड ऑयल, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारा जो डालडा होता है, वनस्पति घी होता है, उसको जानबूझ के प्रोसेसिंग करके उसे सॉलिड बनाया जाता है जिससे वो लंबे समय तक टिक जाए। ठीक है, तो इसमें एक चीज लिखी हुई है कि इसमें जो भी हैजार्डस केमिकल्स होते हैं वो हमारा बफर सिस्टम जो होता है, जो पीएच मेंटेन करता है, उसको डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, वेजिटेबल फैट के सेकंड पैराग्राफ में बीच में एक लाइन लिखी हुई है, बस उसको अंडरलाइन कर लीजिए कि उसकी प्रोसेसिंग में कुछ केमिकल्स यूज होते हैं, जैसे निकल यूज होता है, कुछ सोडा वगैरह यूज होता है, तो जिससे बफर सिस्टम डिस्टर्ब होता है। देन आया रिफाइंड ऑयल। ठीक है, तो हाइड्रोजनेटेड ऑयल और रिफाइंड ऑयल में क्या अंतर है? वेजिटेबल फैट और हाइड्रोजन, और हाइड्रोजनेटेड गाढ़ा होता है ना, क्या क्या फिर से बोलिए। रिफाइंड ऑयल पतला होता है ना।
लिक्विड फॉर्म में, और वो हाइड्रोजनेटेड डालडा वो सॉलिड फॉर्म में होता है ना। रिफाइंड ऑयल को कुछ केमिकल डाल के प्रोसेस करके लंबा चलने के लिए बनाते हैं प्रोबेबली। नहीं, रिफाइन वाला थोड़ा अच्छा रहता है, हाइड्रोजनेटेड रिफाइन को केमिकली ट्रीट करके और ज्यादा क्लीन और बनाया जाता है। रहता है ना। हाइड्रोजनेटेड में सारे हाइड्रोजन पूरे होते हैं, रिफाइंड में पूरे होते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। सैचुरेटेड फैट ना, ये गर्म करके बनाते हैं। हाइड्रोजनेटेड वाला जो होता है वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। हाइड्रोजनेटेड वो वेजिटेबल फैट होता है, कि जैसे डालडा घी है, वनस्पति घी। अभी नॉर्मली ऑयल हमें किस किस चीज से मिलता है? ग्राउंड नट से, सीड्स से मिलता है ना हमें ऑयल। या तो एक तो होता है देसी घी, या फिर हमारा बटर हो गया, ये तो हमें मिल्क से मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो एनिमल फैट हो गया, ये भी सैचुरेटेड होता है, बट ये नेचुरली हाइड्रोजनेटेड होता है, मतलब नेचुरली वो बना हुआ ही पूरा सैचुरेटेड है, वो सही है, फिर भी बेटर है। बट जो हम आर्टिफिशियल बटर खा रहे हैं, चीज खा रहे हैं, वो प्रोसेस्ड है, दैट इज नुकसानदेह। बट रिफाइंड ऑयल क्या है? वनस्पति ऑयल, जिसे निकला वो ऑयल फॉर्म में, बट उसे प्रोसेस करके उसे वो कर दिया सॉलिड, तो ऑयल को सॉलिड कर दिया, वो होता है वेजिटेबल फैट या हाइड्रोजनेटेड ऑयल, ठीक है। मतलब ऑयल को हाइड्रोजनेट करके उसे सॉलिड बना दिया, ठीक है। और रिफाइंड ऑयल क्या होता है कि हमें ऑयल नॉर्मली सीड से मिलता है, ग्राउंडनट के बीज पीस के मिलता है, सनफ्लावर के बीज होते हैं, मस्टर्ड के बीज होते हैं, तो बीज का पीस के तेल निकलता है, वो हो गया फिल्टर्ड ऑयल, ठीक है। तो फिल्टर्ड यानी कि कच्ची घानी का, तो उसको वो ज्यादा दिन चलेगा नहीं, उसमें थोड़ी महक भी आती है, रेंसिडिटी हो जाती है, तो उसको प्रोसेसिंग करके ज्यादा दिन चलाना के लिए वो रहेगा ऑयल फॉर्म में, पर प्रोसेसिंग करके ज्यादा दिन चलाएं, उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज हैं वो निकालने के लिए, उसकी जो स्मेल है वो चली जाए, अजीब सी जो होती है धांस सी, तो उसको बोलते हैं रिफाइंड ऑयल। तो अगेन फिल्टर्ड ऑयल अच्छा था, बट हमने उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसे प्रोसेसिंग करके रिफाइंड किया। तो लिखा हुआ है इसमें, फिल्टर्ड ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम ऑयल प्रेस इज ऑफ डार्क येलो कलर एंड हैज स्ट्रॉन्ग नेचुरल ऑर्डर, मोरओवर दिस ऑयल डिकम्पोजेस फास्ट, ठीक है। न्यूट्रिशियस होता है तो जल्दी खराब हो जाता है, तो इसलिए उसकी कॉमर्शियल वैल्यू, कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्गर बनाने के लिए उसको ट्रीट किया जाता है। अब क्या क्या केमिकल से ट्रीट किया जाता है वो आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। बस ये याद रखो कि अभी नॉर्मली आजकल, पहले तो वही था कि प्रोसेस करेंगे, हमने नॉर्मल कच्ची घानी से तेल निकाला, एक्चुअली वो सस्ता होना चाहिए, ठीक है। और रिफाइंड कर में उसमें और मेहनत हो रही है, वो फैक्ट्री में जा रहा है, वो महंगा होना चाहिए। पहले वो महंगा ही मिलता था, बट अब आजकल फिल्टर्ड ऑयल महंगा मिल रहा है। एक्चुअली फिल्टर्ड ऑयल सस्ता मिलना चाहिए, पर रिफाइंड ऑयल सस्ता मिल रहा है, तो कुछ और भी गड़बड़ी कर रहे हैं, है ना, कुछ तो डिमांड उसमें। बढ़ गई ना, ये भी तो हो सकता है, डिमांड एंड सप्लाई। हाँ, डिमांड डिमांड भी बढ़, ज्यादा है तो फिर वो, जैसे रामदेव जी ने अखरोट का बोल दिया, वॉलनट का, तो उसके बाद हाँ तो पहले कोई पूछता ही नहीं था वॉलनट से। हाँ, तो ये भी है, जबकि जैसे अगर सोचा, मखना हाँ मखाने तो बहुत मखाना बनाने में तो खैर मेहनत भी बहुत लगती है, बट फिल्टर्ड ऑयल मतलब सोचो तो फिल्टर्ड ऑयल नॉर्मल पीस के आ गए, उसमें और फैक्ट्री में भेजने पे कॉस्ट और लगेगी, तो वो क्यों महंगा है? तो वही डिमांड और सप्लाई वाली भी बात है। ये भी हो गया ना, जो प्योर है वो महंगा है, क्योंकि अब अवेयरनेस बढ़ रही है लोगों की। हाँ, और वो प्योर मतलब फिल्टर ऑयल थोड़ा गाढ़ा रहता है, और जो रिफाइंड ऑयल है वो ज्यादा मतलब पतला रहता है, वो भी है हम्म उसमें। हाँ, तो हमें मेन ध्यान रखने वाली बात यह है कि रिफाइंड ऑयल भी एसिडिजेनिक होता है, ठीक है, वो भी बॉडी में जाके एसिड प्रोड्यूस करे। मतलब रिफाइंड ऑयल तो फिर अवॉइड ही करना चाहिए हर तरीके से। हाँ, कच्ची घानी का ही यूज करो, फिल्टर्ड ऑयल यूज करना चाहिए, और या फिर अपना देसी घी, ये दो ऑयल हमें यूज करने चाहिए अगर फिर कर भी रहे उसको हैं। पकड़ना नहीं है, क्या क्या? फिर भी उसको गर्म नहीं करना है, ऐसे ही खाना है। हाँ, गरम कम से कम गरम। ट्राई तो करना ही नहीं है। ये रिफाइंड और फिल्टर्ड में सिर्फ केमिकल का फर्क है, केमिकल डाल के जो प्रोसेस किया। हाँ, प्रोसेसिंग का ही फर्क है। तो पहले जैसे मुझे याद है कि पहले घरों में जब ये नए नए वनस्पति घी आए थे, तो पहले बहुत चलने, जैसे पाम ऑयल है वो भी हाइड्रोजनेटेड फैट है, ठीक है। पाम ऑयल, पाम में कोई सीड नहीं है,
ठीक है, जस्ट ऑयल निकाल रहे हैं कैसे तो जो बिना सीड के जो ऑयल निकल रहा है एक्चुअली वो वनस्पति की है। एक्चुअली ऑयल सीड से निकलता है, तो वो पता नहीं क्या प्रोसेसिंग करके निकाल रहे हैं फिर उसे। तो पहले बड़ा फेमस था, अभी भी सब कुछ हम मार्केट से कुछ भी लेके आएंगे सब कुछ पाम ऑयल का ही बना होता है, ठीक है। बट पहले घरों में भी बड़ा फ्रिक्वेंटली पाम आता था वनस्पति की। फिर चलन हुआ कि नहीं नहीं वनस्पति बेकार है, रिफाइंड ऑयल आने लगा। बट अभी पता चला कि रिफाइंड ऑयल भी बेकार है, फिल्टर्ड ऑयल इज बेस्ट। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि फिल्टर्ड ऑयल रिफाइंड ऑयल से भी बफर सिस्टम हमारा खराब होता है, ठीक है। पूरे इसमें पूरे पेज पे 81 पेज पे यही चीज एक्सप्लेन करी गई है। लेकिन तो थोड़ा कंफ्यूजन है, मतलब क्या? मुझे तो है हाइड्रोजनेटेड और फिल्टर्ड और रिफाइंड और सैचुरेटेड और पॉली और मोनो, मतलब अगर कुछ भी वर्डिंग्स याद नहीं रहे, हमें अपने काम के लिए क्या अच्छा है वो याद रखें। हमारे काम के लिए देसी घी अच्छा है, वो भी गाय का बेस्ट है, और दूसरा कच्ची घानी का तेल, बस। बाकी सब हमारे लिए नुकसानदेह है। तो वो तो सैचुरेटेड पॉली देसी घी सैचुरेटेड हुआ ना, सैचुरेटेड ऑयल। देसी घी कौन सैचुरेटेड, देसी घी सैचुरेटेड। सैचुरेटेड है बट इट इज गुड। कोकोनट ऑयल भी सैचुरेटेड फैट है बट इट इज गुड। इसे चार्ट बनाना पड़ेगा तब जाके याद। ठीक है, तो यहाँ पे 81 पेज पे थर्ड पैराग्राफ में लिखा है कि एक्चुअली जो भी चीज एसिडिक होती है वो पित्त विकार को बढ़ाती है, ठीक है। पित्त विकार तो बस ये, तो पित्त विकार कफ विकार क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ठीक है। पित्त विकार से एसिडिक वाले पेट में जलन ये सब, और वात विकार से जॉइंट्स वाले डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। देन अगेन नेक्स्ट पैराग्राफ में यही लिखा है, कुछ भी हमें इन्फेक्शन भी होता है तो उसका मेन रोल यही होता है, टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में ज्यादा जमा हो गए, एसिड्स। वायरस और बैक्टीरिया तो सेकेंडरी, ठीक है। एसिडिटी की वजह से ही हमारे जो एसिड फॉर्मेशन होता है उसी की वजह से हमारे जो बोन्स हैं वो वीक होते हैं, ठीक है। मतलब बोन्स में जो कैल्शियम होता है वो अल्कलाइन होता है, तो वो जो एसिड अगर हम ज्यादा लेते हैं, हमारी बॉडी में एसिड ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो बोन्स का कैल्शियम निकल के आता है ब्लड की एल्कलिनिटी को मेंटेन करने के लिए। ब्लड का एल्कलाइन तो मेंटेन करना है, तो बोन्स का कैल्शियम निकाल के वो ब्लड में भेजती है बॉडी, कि बोन्स तो चलो थोड़े बहुत चल जाएंगे पर ब्लड नहीं चलना, ब्लड तो एक दिन भी नहीं चल सकता बिना 7.4 के। बोन्स तो चलो थोड़े वीक हो जाएंगे धीरे धीरे, तो ऐसा है। तो बोन्स भी जो धीरे धीरे वीक होते हैं वो इसी की वजह से होते हैं, एसिडिक डाइट लेने की वजह से। टीथ भी डिके होते हैं लॉन्ग टर्म में। ये पहली बार मैंने सुनी है ये बात कि क्या ब्लड क्या? पीएच जो ब्लड का है वो इतना मतलब हम्म सेंसिटिव है। ये हम्म। मेरे को कभी देखो यहाँ पे 82 पेज पे लिखा भी है, यही पॉइंट लिखा है। फर्स्ट पैराग्राफ में 4-5 लाइंस छोड़ के लिखा है, सिंस इट इज अ टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मेंटेन एल्कलिनिटी ब्लड का पीएच, व्हेनेवर देयर इज अ इंक्रीज इन एसिड लेवल इन बॉडी, कैल्शियम फ्रॉम बोन्स इज विथड्रॉन टू इंक्रीज एल्कलिनिटी, ठीक है। तो जब भी बॉडी में एसिडिटी बढ़ती है, ब्लड का पीएच तो उसे मेंटेन करना है, तो वो बोन से कैल्शियम निकाल के ब्लड को दे देती है बॉडी कि भाई ब्लड का पीएच मेंटेन कर, तो ठीक है। तो ऐसा इसलिए है क्या वसुधा जी के एज के साथ पीएच लेवल कम होता है, ऐसा कुछ रहेगा ना, तो ही तो हड्डियां कमजोर होती है, ऐसा है कुछ? नहीं 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 नहीं, एज के साथ कैल्शियम ही कम होता है हमारे बॉडी में। ओके। तो विद एज क्या होता है, पहले हमारी बॉडी यंग एज में कैल्शियम अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है, विद एज हम्म ब्लड बोन्स से तो कैल्शियम निकले जा रहा है पर बोन्स में वापस जा नहीं रहा है। यंग एज में वो हम्म। वापस हम ले लेते हैं डाइट से, बोन्स वापस डाइट से ले लेते हैं, पर जैसे जैसे एज होती है कैल्शियम कम होने लगता है, ओके। ठीक है। देन नेक्स्ट पैराग्राफ पे लिखा है, लेमन इज सोर एंड कंटेन्स मेनली सिट्रिक एसिड, हाउएवर लेमन वैसे एसिडिक है सिट्रिक एसिड, बट अगर लेमन एम्प्टी स्टमक लेंगे तो सेलुलर लेवल पे वो एल्कलिनजेनिक है, ठीक है। मतलब जो सिट्रेट आयंस है वो बफर सिस्टम को मेंटेन करके रखते हैं। इसकी केमिस्ट्री में मत जाइए, बस ये ध्यान रखिए, लेमन एम्प्टी स्टमक लेते हैं तो वो एल्कलाइन हमारे बफर सिस्टम को बैलेंस करता है। तो कोई भी खाना है उसको ये मत देखिए वो खाना एसिडिक है या एल्कलाइन है, वो खाना हमारी बॉडी में पचने के बाद क्या कर रहा है। तो लेमन वैसे एसिडिक है
बट खाली पेट लेके हमारी बॉडी में जाके वो ऐसे केमिकल्स बनते हैं, वो जो सिट्रेट आयन बनता है वो बफर सिस्टम को मेंटेन करता है। अच्छा, अगेन यहाँ पे लिखा है फर्मेंटेड फूड्स लाइक इडली, चीनी वाले फूड्स या फिर प्रोसेस्ड फूड, चाइनीज फूड आर एसिडोजेनिक ऑन लार्ज स्केल। ठीक है। अच्छा, पल्सेस भी एसिडिक होती हैं। दाल अगर बहुत मात्रा में खाते हैं, पर दाल को एक तो रात भर भिगो, मतलब रात भर नहीं, दाल को हमेशा भिगो के खाते हैं। भिगो के खाएंगे तो उसकी एसिडिक नेचर थोड़ी कम हो जाती है। देन स्प्राउट्स करके खाएंगे तो बेस्ट है, स्प्राउट्स करने से उसकी एसिडिक नेचर कम हो जाती है। एक और चीज एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता उससे एसिडिक नेचर कम होती है। व्हाट अबाउट मिश्री एज अ शुगर? मिश्री वो जो आती है ना, वो धागे वाली मिश्री, ज्योति जी, आई थिंक वो लेस प्रोसेस्ड होती है, दैट इज गुड। बट अभी जो मिश्री मिलती है वो प्रोसेस्ड ही होती है। तो वाइट मिश्री जो अभी मिलती है, जो पहले के कहीं कहीं मिलती है धागे वाली मिश्री, दैट इज, हाँ हाँ, थ्रेड वाली इज गुड, वो प्रोसेस्ड कम होती है एज कम्पेयर टू शुगर, इट्स गुड। बट ऐसा नहीं कि वो अच्छी है तो फिर खूब सारा हलवा खीर बना के फिर कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो देसी खांड डाल रहे हैं, धागे वाली मिश्री डाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, बट इन लिमिटेड क्वांटिटीज। वसुधा जी, मिश्री क्या होती है? मिश्री वो बड़े दाने होते हैं शुगर के, रॉक कैंडी होते हैं कोई कोई लोग। अच्छा, खड़ी साखर, खड़ी ओके साखर। ओके ओके ओके, थैंक यू। आणि हे धागेवाली म्हणतायत ना ते बताशेला म्हणतायत. अच्छा अच्छा, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। बताइए नीलिमा जी, समझ में नहीं आया क्या बोला आपने? बताशा बनता है उससे क्या? आप जो धागे वाले बोल रहे हो ना, वो व्हाइट वाली जी रहती है, वो उसको मराठी में बताशा बोलते. अच्छा, नाही, बताशा वेगळं. कोणता ग? बताशामध्ये व्हाईट असतं ते आणि हो. खडीसाखर म्हणजे ना ती जाडी जाडी अशी खडीसाखर येते, ती हो क्रिस्टल ना. टाईप. ते जे मिश्री म्हणतात ना ती खडी साखर, आणि जे म्हणतात धागेवाली मिश्री जी म्हणतायत ना ती बताशांना म्हणतात. किंवा आपलं ते होळीच्या दिवशी लावतात बघ, आपण काय म्हणतात त्याला? हा पण ते हा ते बताशे, हा बताशे. ते हा, बताशे. ते ते बताशे. गाठी गाठी असतं ना गोल, हा होळीला ते गुढीला पण लावतो आपण, करेक्ट? हा पण हो. ते हे नसतं, इट इज नॉट ते रिफाईंड असतं एकदम. ते रिफाइंड खडीसाखर, असतं ते सुद्धा, हा चांगलं नसतं. चांगलं जे असतं ते फक्त ते चांगलं खडी नाही. साखर असते. हा ती क्रिस्टल टाइप जी मोठी मोठी खडीसाखर येते ना, मिश्री वेगळं आणि ते हिंदी में चांगलं. बोलिए, हमें भी समझ में आएगा। अरे खड़ी साकर को इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं मिश्री, क्या. मिश्री बोलते हैं। मिश्री बोल, हाँ क्रिस्टल क्रिस्टल शुगर जो बड़ा होता है, रॉक शुगर। रॉक शुगर, राइट। है घर में। मतलब मेन है कि वो अच्छा होता है, पर वो भी अगेन अच्छी होती है। वो भी अच्छा रहता है. दवाई अगर कोई भी लेंगे ना तो उसमें वही यूज किया जाता है. हाँ, और वो मिश्री। खांड, देसी अपने खांड को होता अगर है। खांसी भी हो जाती है ना तो वो मिश्री का एक खांड मुंह में डालेंगे ना तो भी चलता है, उससे खांसी कम हो जाती खांसी है. के लिए अच्छा रहता है मिश्री, लेकिन वो कल ओरिजिनल मिश्री चाहिए। वो हाँ, जो स्क्वायर वाली मिलती है आजकल बाजार में, वो नहीं। स्क्वायर वाली नहीं. हाँ, स्क्वायर बड़ी वाली, वो बड़ी वाली। हाँ, क्या बोलते हैं उसे, धागे वो वाली. रॉक रॉक टाइप, रॉक, हाँ, रॉक रॉक जैसी, फॉर्म में हाँ। ही रहता है, रॉक फॉर्म। यस। में और थोड़ी ट्रांसपेरेंट रहती ना वो वाली. अच्छा, कल कल से एक दुकानदार को भी बुलाएंगे डेमो के लिए। मुझे मालूम नहीं तो मैं लेके बैठती थी दिखाने को, मेरे पास सब है। नूतन जी आप कहाँ रहते हो? मैं यही बोलने वाली थी कि मेरे पास है, देखनी है तो. हाँ, वाड़ा। वाड़ा में अभी कभी तो वाड़ा चलते हैं, यस नूतन जी यस के। श्योर, यस। तो श्योर। Nupanu is saying yes to show, मतलब अगर देखना हो तो। हाँ, दिखाओ दिखाओ हनी, कोई भी। कोई ला रहे के मिलाऊ? एक भाग्य ज्योति जी लाएंगे को। अच्छा हाँ, ये देखिए भाग्य ज्योति जी लाएंगे। यस, फाइन। हाँ, दिस वाओ, सही बात. वेरी गुड, खड़ी वेरी साखर। गुड, सही सही सही। Yes. यस, यही है। भाग्य, इस समय सबसे भाग्यशाली भाग्य ज्योति जी हैं। यस यस यस। इसको लेने के लिए शॉप में एग्जैक्टली क्या बोलना है?
धागे वाली मिश्री बोल के मिलेगी। खड़ी शक्कर या धागे शक्कर, वाली अच्छा। मिश्री? खड़ी साकर बोलल्यावर उसने रॉक पैटर्न का बताना चाहिए, छोटा खड़ी साकर नहीं। खडी वो साखर छोटे असते ना स्क्वायर त्याने वाले भी देते खोकला हैं, कमी वो होतो. नहीं चाहिए। हाँ मैं अपना पर्सनल मैं हम्म। लेके आई खड़ी शक्कर। एक इतनी फिटकरी होती है जो इसी तरह दिखती है। हाँ, इतनी हाँ सॉलिड Yes. मेरे को कूटने में, उसको कूट के उसका चूरा बनाने में मेरी वो हो गई, आफत आ गई। और मिक्सी में मैंने वो मिक्सी में नहीं पिसी वो। तो ओ उसको इज अगेन वेरी ट्रिकी। आई डोंट, मेरे ख्याल से इमाम दस्ते में वो अच्छे से कुटती वो हाँ अपना। यस इट इज बराबर। तो ऐसे नॉर्मल उससे नहीं कुटी मिश्री, वो मिक्सी से भी नहीं कुटी, उसके लिए इमाम दस्ता लेना पड़ेगा। इमाम अगर दस्ता मतलब खलबट्टा। खलबत्ता यस। सही बोल। मैं यूपी में इमाम दस्ता बोलते हैं उसे। अच्छा, ठीक है। तो देन ओके आई लेमन पे, ठीक है। तो लेमन एसिडिक होता है, अगर एम्प्टी स्टमक लेंगे तो वो एल्कलाइन करता है। बट लेमन को हमेशा एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए, ना तो शुगर केन जूस में, ना तो मौसम्बी के जूस में, ना तो किसी चीज पे। पोहे के ऊपर लेमन नहीं, दाल के ऊपर लेमन नहीं, एम्प्टी स्टमक जितना लेमन लो अच्छा है। तो सावन सर बोलते हैं लेमन शॉट में भी आई थिंक बताया ही होगा कि खाली पेट सुबह सुबह उठ के 2 आज मैंने पिया। या हाँ अच्छा लगता गल्प कर गया, मतलब दांतों में टच नहीं होना चाहिए ना, पूरा डायरेक्टली अंदर चला। तो स्टार्ट विद वन शॉट। पहले रशन निकाल लीजिए बाटी में, फिर हाँ, बाटी से हाँ, एक पूरा, हाँ एक बार। हमने 2 दिन पिया, तीसरे दिन सर्दी ही पकड़ ली। नहीं, किसी को गला नहीं सूट पकड़ लेता है। गला, हाँ सोलो। बिल्कुल। नहीं लेमन जूस जो है उसको ल्यूक वार्म वाटर में नहीं डाल के पीना चाहिए या सिर्फ वाटर ऐसे ही ही जूस नहीं निकाल डालना के? है, वाटर ही नहीं डालना है, वाटर नहीं डालते हैं। वो जो वेट लॉस ओके के लिए बोलते हैं पानी में नींबू डाल के पियो, वो फर्जी है। हाँ तो आइडियली मतलब हमें जो बता रहे हैं बुक में नींबू और हनी हनी सिर्फ डाल के। जूस निकाल के पीना है बस। बस। ओके रॉ जूस लेमन का स्टार्ट विद एक, सावन सर तो बोलते हैं वो 3-4 नींबू का पीते हैं। बाप रे। फिर उसके बाद पानी पी सकते हैं नहीं, या फिर थोड़ा सा, एक है। सिप, एक सिप, सिप छोटा ऑफ सा। वाटर, सिप ऑफ वाटर पीना है। और उसके बाद थोड़ा सा मुंह को गार्गल कर लें कि टीथ पे असर ना आए, क्योंकि टीथ को फिर वो नुकसान करेगा। किसी को सूट होता है, जैसे रंजू जी बोले कि सर्दी पकड़ लेते, तो ट्राई स्टार्ट विद 1 लेमन, ट्राई करिए। बहुत सारे लोगों को, बहुत हमारे बैच में बहुत सारे लोगों को बहुत बेनिफिट्स मिले। मेरे को वाज लाइक ओके ओके, मैं लेती हूँ तो भी कुछ ऐसा नहीं होता, और नहीं भी लेती हूँ तो भी, मतलब मुझे ऐसा कोई ना बहुत फर्क बेनिफिट, नहीं। इतना रेगुलर लिया भी नहीं कि बेनिफिट। मैं कभी कभी एज एंड व्हेन ले लेती हूँ, तो नॉट रेगुलर, बट आई एम ओके टेकिंग इट। जिनको आदत है मॉर्निंग में 1 ग्लास गर्म पानी पीने का वो क्या करेंगे? मतलब ये लेमन शॉट ले लिया, वो भी कर सकते हैं। उषा पान कर सकते हैं, उषा पान के आगे पीछे आधा घंटा छोड़ के लेमन आधा शॉट, घंटा। ओके आधे अच्छा ठीक है थैंक यू। ठीक है। इसमें लिखा है 1 घंटे का, नथिंग शुड बी ईटन फॉर एटलीस्ट 1 आवर बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग लेमन। तो पानी तो आई थिंक आधे घंटे का कर सकते हैं। ठीक है। अगेन नेक्स्ट पैराग्राफ में 83 पेज पे जो लास्ट पैराग्राफ है, उसमें अगेन कोल्ड के बारे में लिखा हुआ है कि कोल्ड भी हमें, जो भी कोल्ड वायरस वगैरह भी, वायरल अटैक भी होता है, वो भी हमारे टॉक्सिन्स की वजह से ही होता है। तो ऐसे टाइम पे मेडिसिन लेने के बजाय तुलसी और अदरक का काढ़ा पीना चाहिए, ठीक है। और गर्म पानी पीजिए रोज, और मतलब मेडिसिन मतलब तुलसी और जिंजर का काढ़ा पीजिए, और वेजिटेबल जूस, गरम जूस या गरम सूप पीजिए, ठीक है। खांसी हो तो ये काली काली मिर्च काली मिर्च। अवॉइड करनी चाहिए। अच्छा, काली अगर मिर्च नहीं डालना चाहिए। काली वो मिर्च क्या नहीं होती है उसको, हाँ, पेपर। तो काली मिर्च नहीं डाल, वो उसको अंदर ही अंदर दबा देगी, तो हमें उसको बाहर निकाल के टॉक्सिन को खत्म करना है, तो दबाना नहीं है। मतलब कोल्ड के टाइम पे काली मिर्च नहीं लेनी है आपके? हाँ, अगर बलगम वाला कफ है तो बलगम वाला कफ है तो काली अच्छा। मिर्च, तुलसी, अदरक लीजिए। ओह ओके थैंक्स। एग्जैक्टली क्या क्या होता है वो नेचुरोपैथी वाले, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो नेचुरोपैथी का वो है ना लास्ट का चैप्टर,
एग्जैक्टली क्या सिम्टम्स हैं और एग्जैक्टली क्या क्या ले सकते हैं वो उसमें डिटेल में दिया हुआ है। ओके ओके, बट दिस इज समथिंग न्यू, क्योंकि हम लोग तो ज्यादातर काली मिर्च लेते हैं हाँ, वो कोल्ड के। इसलिए वो तो लेते हैं कि चाय वो, में भी कूट के डालते हैं हम लोग। हाँ, वो सप्रेस कर देती है, हम इसलिए लेते हैं। बट नेचुरोपैथी का कॉन्सेप्ट है कि सप्रेस मत करो, से बाहर निकाल के खत्म करो। निकाल तो गॉट रूट इट, से राइट, रूट हाँ से निकलना चाहिए। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ठीक है ना, तो कफ है तो ऑब्वियसली वो तो सबको पता है, बनाना ये सब ऐसे कफ वाले फ्रूट्स नहीं लेने चाहिए। ऑरेंज, स्वीट लाइम, जिनसे कफ नहीं बनता है, जिससे कि जो कफ है, जो बलगम है वो थिन हो जाए और निकल जाए। ठीक है। वमन धोती तो बहुत अच्छी है कफ को निकालने के लिए, वमन धोती कर सकते हैं। तो 84 पेज पे आ गए हैं। देन अगेन कुछ खास नहीं है कि कह रहे हैं कि ये हमारा, हमने तो अभी नया सिस्टम सीख लिया वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। ये तो वेस्टर्न क्लासिफिकेशन है। हमारा शास्त्रों का क्लासिफिकेशन था डाइट का, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो हमें सात्विक डाइट ज्यादा से ज्यादा लेनी चाहिए, तामसिक कम से कम लेनी चाहिए। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट सात्विक डाइट हैज टू बी वेजिटेरियन और तामसिक डाइट हैज टू बी नॉन वेजिटेरियन। ठीक है। तामसिक में और भी बहुत सारी वेजिटेरियन चीजें भी तामसिक में आती हैं। ठीक है। तो हमें अपना, जितना अपना हम क्लासिफिकेशन फॉलो करेंगे उतना अच्छा है। देन इस पैराग्राफ में ज्यादा कुछ मत पढ़िए। लास्ट में लिखा है कि मिल्क को भी एक तरीके से उन्होंने बोला है कि नॉन, एक्चुअली मिल्क भी एनिमल प्रोडक्ट है। तो वैसे वो नॉन वेजिटेरियन है, बट अगर हम शाकाहारी मांसाहारी के हिसाब से मानेंगे तो मांसाहारी नहीं बोल सकते। ठीक है। क्योंकि मांसाहारी यानी कि मांस, और नॉन वेजिटेरियन मतलब कुछ भी जो वेजिटेरियन से, वेजिटेबल प्लांट से नहीं आ रहा है। तो मिल्क को नॉन वेजिटेरियन ही बोलेंगे, और मिल्क भी एसिडजेनिक होता है। अच्छा, तो यहाँ पे एक बात की हुई है, द एसिड प्रोड्यूस्ड इन मेटाबॉलिज्म प्रोसेस इज डिस्चार्ज थ्रू गैस्ट्रिक जूस, यूरिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमने जस्ट नेचुरोपैथी का जो फर्स्ट वाला चैप्टर पढ़ा था, पंचमा, प्रिंसिपल्स और लिमिटेशंस, वहीं पे हमने पढ़ा था। हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बनते ही हैं, पर निकलते भी हैं, एसिड्स बनते ही हैं। कि हमारे रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो भी हमारे ब्लड के बफर सिस्टम को मेंटेन करती है। और हमारा यूरिन निकलता है, हमारे स्टूल निकलता है। तो वो सब से हमारी बॉडी अपने आप काफी कुछ मेंटेन करती है। बट अगर हम उसे लोड करेंगे, एसिड का लोड, टॉक्सिन्स का लोड ओवरलोड करेंगे तो मुश्किल हो जाती मिल्क के लिए अगर नॉन वेजिटेरियन आया तो ट्रू करना है उसको। है। हाँ। ओके। तो इनफैक्ट हमारे जो स्टमक में भी जो एसिड बनता है, तो आप ऐसे समझ लो वो हमारा बॉडी का वो वेस्ट प्रोडक्ट है, और स्टमक वो एसिड को प्रोटीन के डाइजेशन के लिए यूज कर रहा है। तो हमारी बॉडी कितनी अच्छी है, मतलब वेस्ट मटेरियल को भी यूज कर रही है। बट एक्सेस हो जाएगा तो हाइपर एसिडिटी हो जाती है। अच्छा, तो नॉर्मली हमारी बॉडी एसिड को स्टमक में डाल के फिर वो स्टूल के थ्रू निकल जाता है। स्टमक में वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, एंड देन स्टूल के थ्रू निकल जाता है। कुछ CO2 के फॉर्म में निकल जाता है, कुछ यूरिन के फॉर्म में। पर अगर बढ़ जाता है तो किडनीज पे ओवरलोड पड़ता है। ठीक है। किडनीज के थ्रू, यूरिन के थ्रू ज्यादा एसिड टॉक्सिन्स निकालने पड़ते हैं। ठीक है। तो यही बात दी हुई है। तो ये एसिडोजेनिक और एल्कलोजेनिक वाला पॉइंट था। देन आया 4th पॉइंट, डाइट शेल बी कंसिस्टिंग ऑफ वाइटल एलिमेंट्स, हैज टू बी अलाइव। ठीक है। तो कहते हैं ना कि ईट लाइव फूड इफ यू वांट टू रिमेन अलाइव, एंड ईट डेड फूड इफ यू वांट टू डाई। ठीक है। तो फ्रेश खाने वाला पॉइंट है, फ्रेश खाना खाओ, लाइव फूड। डेड फूड की बिस्किट है, कब बने, 1-1 साल का एक्सपायरी डेट होता है, भुजिया पे 1-1 साल का एक्सपायरी होता है। तो हमेशा से हम लोग, तो इंडिया में पहले भी कल्चर था कि बिल्कुल फ्रेश फ्रेश फूड खाएं। तो जितना फ्रेश फूड खाएंगे उतना ज्यादा हमारी लाइफ के लिए अच्छा है। तो हमारे जो प्राण है, मतलब वो जो हमारी प्राण है वो जिंदा है, तो हमें जितना अच्छा है कि फ्रेश फूड खाना चाहिए। बाकी इसमें और कुछ खास नहीं है, आप लोग पढ़ सकते हैं।
तो फ्रेश और जितना ज्यादा कम प्रोसेस, जितना ज्यादा रॉ नेचुरल फॉर्म में। तो एक्चुअली वो जो सेकंड पॉइंट था नेचुरल होना चाहिए, फूड प्रोसेस्ड कम होना चाहिए, तो यहाँ पे वही पॉइंट थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है कि एक तो फूड जितना ज्यादा कच्चा हो, कि जितना कम पका हो उतना अच्छा है, और जितना फ्रेश हो, जितना देर का रखा हुआ उतना वो कुकिंग से मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उसके जो वाइटल एलिमेंट्स हैं, उसका जो प्राण है, जैसे हमारे शरीर में प्राण है, खाने में भी, खाने का भी प्राण जो शक्ति है उसकी पकाने से, काफी देर तक रखने से, फ्रीजिंग से डिस्ट्रॉय हो जाती है। देन एफर्ट्स शुड बी मेड टू अवॉइड 4 वाइट पॉइजन्स। ठीक है, 4 वाइट पॉइजन्स हमारी डाइट से जितना कम होंगे। तो 4 वाइट पॉइजन कौन से हैं? शुगर, सबसे पहले तो चीनी, चीनी के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। दूसरा वाइट पॉइजन है सॉल्ट। ठीक है, तो हमारी बॉडी को बहुत सारे मिनरल्स चाहिए, तो वो हमारे अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की हम फल सब्जियां खाएंगे उससे पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो सॉल्ट से हमारा जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होता है, ब्लड का पीएच भी डिस्टर्ब होता है, तो सॉल्ट कम से कम होना चाहिए डाइट। एक्सेस ऑफ सॉल्ट रिजल्ट्स इन विड्रॉल ऑफ कैल्शियम। अगेन जो भी वाइट पॉइजन्स हैं वो सब एसिडिक करेंगे, तो ब्लड बोन्स को वो बोन्स का कैल्शियम विड्रॉ करेंगे। देन तीसरा वाइट पॉइजन है मैदा। ठीक है, तो व्हीट में ग्लूटेन होता है, जो व्हीट को हम आटा मारते हैं तो स्टिकी रहता है ना, मैदा तो और स्टिकी रहती है। मैदा आटे में से हम और फाइबर, पूरा उसका जो फाइबर है वो रफेज निकाल के फिर मैदा बनती है, तो उसमें न्यूट्रिशंस कम हो गए और नॉन मतलब वो ज्यादा हो गया, हार्मफुल चीज। ठीक है, तो ग्लूटेन जो कहते हैं ना, मैदा चिपकती है इंटेस्टाइन में, हमारे अंतड़ियों में जमा हो जाती है। कह रहे हैं आजकल मतलब अभी तो व्हीट सबसे ज्यादा पॉपुलर ग्रेन है, बट व्हीट से अच्छा ज्वार, ज्वार इज बेटर देन व्हीट, बाजरा इज बेटर देन ज्वार, नाचनी स्टिल बेटर। ठीक है, तो बाजरा गर्म होता है, नाचनी ठंडी होती है, तो उस हिसाब से सर्दी गर्मी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो ज्वार, बाजरा, नाचनी की रोटी खाना ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू व्हीट की रोटी। नाचनी में बहुत सारा फाइबर भी होता है, कैल्शियम भी होता है, आयरन भी होता है। और मैदा में क्या है? डेड कैलोरीज, मतलब खूब सारी कैलोरीज तो मिल रही हैं बट न्यूट्रिशन कुछ नहीं मिल। लेकिन थायराइड की प्रॉब्लम हो तो नाचनी नहीं खाना चाहिए। अभी एग्जैक्टली भी नहीं बोल सकते, बट नहीं, मैंने पढ़ा है कहीं, क्योंकि मेरे को हाइपर थायराइड है, तो मना किया हुआ है आपको? मना नहीं है, मैंने पढ़ा है एक बारी। मैं तो नाचनी खाने करते मेरा दिल नहीं करता था, शायद बॉडी अपने आप रिएक्ट करती है, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करती, तो मैं कहती मेरे से खाई नहीं जाती, ये इतनी अच्छी चीज है, खानी चाहिए। तो फिर वीट इसमें आधा मिला के खा लो, आधे में वो खा लो, ऐसा करके। लेकिन फिर मैंने पढ़ा तो बोलते थायराइड में वो इट्स नॉट कंपेटिबल समथिंग, आपने मेरे पढ़ा को उसमें नहीं रीजन याद। क्या दिया था? हाँ, हाँ, जो पढ़ा उसमें रीजन क्या दिया था? हमने मेरे तो को ना कभी अभी ना, मैंने सिर्फ ये याद रखा कि मुझे नाचनी नहीं गाना है, बाकी जो भी एक्चुअली उसका थायराइड में ना बहुत सारी चीजें मना होती हैं, जैसे कि थायराइड क्या एक हार्मोन है, ग्राउंडनट, सोयाबीन सोयाबीन। और सोयाबीन नहीं खा सकती हूँ गोभी, मैं। पत्ता गोभी, तो वो बस थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन है ना, जिसको थायराइड की प्रॉब्लम है उसके प्रोडक्शन में ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम है हार्मोन के, और ये सब चीजें क्या होती हैं, वो हार्मोन से कंबाइन कर लेती हैं, मतलब उनका स्ट्रक्चर हार्मोन के जैसा होता है, तो जो कंबाइन कर, हम्म, क्या कह रहे हैं? जो उनके अंदर कुछ जो भी ये केमिकल्स कह लो या जो भी चीजें ना, वो शायद कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। तो ऐसे बेसिकली वो आयोडीन वो जो थायराइड का जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो सिक्रीट करने में बाधा लाती है, इन शॉर्ट कि वो वहां पर। आई हाँ, थिंक आयोडीन अब्जॉर्प्शन के लिए इट्स नॉट गुड, मतलब इट रिड्यूसेस द बिकॉज अब्जॉर्प्शन। मुझे भी थायराइड है तो मुझे भी ये सब मना है। अच्छा, हाँ, ओके। प्रीति जी, आई डोंट थिंक कि आयोडीन के एब्जॉर्प्शन वाली बात है वहां पे, बट वो थायराइड का जो हार्मोन है उसके साथ वो कंबाइन करके उसका हो सकता। प्रोडक्शन को। अच्छा, वो भी Vasudha, we are discussing Nachni, Bajra, Jowar, wheat, maida, but why we are not discussing Jaw? Because that is the best brand we can say we can eat Jaw. Is it? पर जौ की Barley रोटी milk. मतलब, हाँ, तो मतलब जौ की रोटी इतनी खाई जाती है क्या? मतलब मैंने किसी को देखा नहीं जौ की रोटी ज्यादा खाते हुए, मतलब मैं प्लेन खाती हूँ जौ की रोटी। जौ की रोटी।
because I पहले was बस in जौ की रोटी खाते थे पहले। I was in अच्छा Patanjali for 10 days and they only offered जौ का roti and जौ का salad also. First time in the life. अरे जव मतलब बार्ली Yeah. हाँ हाँ बार्ले। तो आई डोंट नो कि जौ क्यों नहीं डिस्कस, क्योंकि बार्ले होता तो बहुत अच्छा है। तो मैंने जौ की रोटी, प्योर रोटी तो कभी नहीं खाई, मिक्स करके कभी आटा में खाई होगी, बट प्योर जौ की रोटी मैंने नहीं खाई। बट बार्ले बार्ले हाँ ज्यादा हाँ नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये किडनीज की प्यूरिफिकेशन होती है इससे। तो ज्यादा लेने से भी फिर बॉडी के ना काफी मतलब किडनी पे लोड पड़ सकता है। किसकी वेरी बात करें, बार्ली की? हाँ जो हाँ बार्ले ना डायूरेटिक होता है, तो यूरिन ज्यादा पास आउट होती है बार्ले से। जिनको यूरिन इन्फेक्शन होता है वो लोग हाँ बार्ले वो खाते लेते हैं। हैं। हाँ ये सब तो चीजें मे ना बी बहुत कम कम सब कुछ खाना चाहिए, मतलब नहीं पता नहीं, होना मतलब चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं ग्रोवर मैडम की बार्ली नहीं खाना चाहिए या खाना नहीं चाहिए? खाना चाहिए, खाना चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो उसकी क्या मतलब बेनिफिट्स हैं और क्या नहीं है। तो आप बैलेंस करके खाओ अपनी बॉडी के हिसाब से। मतलब मे बी डेली बेसिस पे बार्ले, मतलब हाँ जौ, दालचीनी, ज्वार और बाजरा, ये तीन खाए जा सकते हैं। पर जौ को आप डेली, अब जैसे अनु जी खा रही हैं, आप डेली हमेशा जौ की रोटी खाते हो? मेजोरिटी मतलब मेरे Majority। पास ऐसे 4 आटे हैं, बाजरा, ज्वार, नॉर्मल आटा, जव और नाचनी, तो वो ऑल्टरनेट बनती है। ओके तो ठीक है, सावन सर से आप, सुरेश जी, हम अच्छा पॉइंट याद दिलाया, मेरे भी दिमाग में शायद आया था, पूछ सकते हैं कि यहाँ पे बार्ले कितना हद तक यूजफुल है। क्योंकि जब तो भी कोई बीमार होता है तो बार्ली का पानी देते थे, बार्ली का रोटी भी खाए हैं। मैं जैसे वो हाँ मैडम बोल रहे हैं ना, वैसे ही मैं भी बार्ली का काफी यूज करता हूँ। और बार्ले का पतंजलि पानी है ना, एक्सक्यूज मी, बार्ले का पानी है ना वो किडनी प्योरिफिश किडनी को क्लीन करने के लिए अच्छा है। नहीं, वो हाँ बच्चों को भी देते थे व्हेन आई वाज किड, उस समय भी अगर बुखार ये बुखार हो गया तो टॉक्सिन्स बार्ली का पानी निकलते देते थे, आई रिमेम्बर। हैं, टॉक्सिन्स तो निकलते ही हैं। निकलते हैं उससे, हाँ किडनी की हाँ, प्रॉब्लम तो जाती है। पूछ सकते हैं ओके, वी विल कि आस्क सावन बार्ले का सर। बहुत सूप पिया करती थी, बहुत ज्यादा सूप, मतलब हफ्ते में 2 दिन बार्ले का सूप पीती थी। देती ना उन्हें। हाँ आई थिंक किसी ने गलती से अनम्यूट किया। हाँ हेलो। कोई नहीं, लीव इट। हाँ सावन सर किसी से ने गलती। हाँ, अच्छा सावन सर से पूछ सकते हैं कि बार्ले भी हम अपनी डेली डाइट में रेगुलर बेसिस पे शामिल कर सकते हैं क्या। अब जैसे अनु का हमारे पास एग्जांपल है कि वो रेगुलर बेसिस पे खाती हैं, तो आई एक्चुअल थिंक में हम लोग भी राजस्थान से ना, तो हमारे दादी या मम्मी के टाइम पे यही खाते थे, मतलब ज्वार की रोटी ही ज्यादा खाते थे। जवार इज हाँ डिफरेंट, जौ जौ। जवार तो अच्छा है। जौ जौ की रोटी, सॉरी, जौ 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 की रोटी बहुत हाँ। खाते थे। ऐसे हाँ गले में चुभता है, वो खाते हैं ना तो गले में चुभता है वो। और जो हॉर्लिक्स का मेन कंपोनेंट है वो जौ है, जो हॉर्लिक्स का मेन कंपोनेंट अच्छा है। ये मेले भी नया था ये मेरे लिए अच्छा। नया है। जैसे मैं नॉर्थ से हूं ना, तो इधर गर्मी होती है, जौ का सत्तू पीते हैं हम। हाँ, सत्तू भी होता है, वो सत्तू ठंडा पीते करता है हैं। थोड़ा। हाँ सत्तू तासीर उसकी ठंडी गर्मियों होती में ज्यादातर यही हम लेते हैं, मतलब सत्तू जरूर 1 गिलास रोज पीते हैं। है। वैसे होता चल है ना कि खानी कुछ तो कुछ 2 रोटी है, उसमें ठीक है। आई मीन नहीं, जैसा होता है ना कि कुछ कुछ मतलब लोकेलिटी के लिए कुछ कुछ ग्रेन्स अच्छे होते हैं। ऐसे मनीषा ने बोला अभी कि राजस्थान में जौ मतलब उनकी कम्युनिटी में ज्यादा खाया जाता है। राजस्थान में जव क्या, मक्की की रोटी खाई जाती है। हाँ, तो मतलब वहाँ के लोगों के मतलब इंटरनल सिस्टम्स कुछ ज्यादा मतलब मतलब गर्मी होती है वहां पे, मक्की की तो रोटी सर्दी में खाते हैं, मक्की की रोटी सर्दी में हाँ डेली बेसिस पे खाते हैं मक्की की। यस, मक्की की राब, मक्की वेदर की के रोटी। हिसाब से, हाँ हाँ, वेदर के हिसाब से सब चलता है। पूछ सकते हैं, पर जौ को भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने इसमें, हाँ ग्रेन्स में है ना? तो बिल्कुल वो सब से पूछ के। और जो चौथा वाइट पॉइजन है वो है मिल्क, ठीक है? तो मिल्क इज द फोर्थ वाइट पॉइजन। तो 4 वाइट पॉइजन है: चीनी, नमक, मैदा और मिल्क। तो ये एसिड प्रोड्यूस करते हैं। Then more stickier the food, the more harmful for health. More rough and fibrous food, the better it is for health. तो अगेन जितना ज्यादा फाइबर होगा, एक्चुअली जितना हम प्रोसेसिंग करते हैं उतना फाइबर निकलता जाता है। तो जितना ज्यादा फाइबर होगा उतना अच्छा है, रफेज होगा, जितना ज्यादा स्टिकी होगा फूड उतना वो है। देन अगेन यहाँ पे भाकरी का दिया हुआ है प्रोपोर्शन। तो
कर सकते हैं कि 3:3:2:2:1 ज्वार, नाजरी, बाजरा और राइस, इसकी भाकरी बना सकते हैं। अगेन यहाँ पे बोला है फर्मेंटेड जो होते हैं उनमें स्वीटनेस होती है, फाइबर कम होता है, तो आयुर्वेद के हिसाब से वो फॉरबिडन है। जो मोटी पल्सेस होती हैं, भारी वाली जो पल्सेस होती हैं, राजमा, चावली, उड़द, ये सब स्टिकी होते हैं, तो इनका भी कंजम्पशन ज्यादा नहीं करना चाहिए। देन 7th पॉइंट आया 88 पेज पे, डाइट दैट रिक्वायर्स सोप टू क्लीन यूटेंसिल्स इज अनएप्रोप्रिएट फॉर हेल्थ। ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि हमने खाना खाया और पानी से धोई प्लेट और साफ हो गई, उसमें चिकनाहट नहीं रही। ठीक है, तो वो डाइट अच्छी है। अगर बर्तन के लिए सोप लगाना पड़ रहा है तो हमारे शरीर में, हमारी नलियों में तो सोप है भी नहीं, तो हमारी नलियां अपना कैसे साफ करेंगी वो चिकनाहट। तो पॉइंट ये है। मतलब पहले खाने को प्लेट पे रखो, फिर खाना हटा के देखो प्लेट पे कितना ऑयल है, तो मतलब अगर वो चिपक रहा है चिपक रहा है तो हमारे अंदर जाके चिपकेगा। फिर वस्त्र करना पड़ेगा। मतलब एक बार में 2 प्लेट यूज करनी पड़ेंगी खाने की। देखिए पाव स्पेशली अभिषेक को 2-3 दिन से पाव भाजी खाने का बहुत मन कर रहा है, उनको पाव भाजी खानी है। वो पॉइंट पढ़ दो फिर। पाव भाजी विद एक्स्ट्रा बटर, यूटेंसिल्स। पाव भाजी प्लेट पे डाल के प्लेट धो के देखो पहले। ये बहुत है यार, सब छुड़वा देते हैं। मिल्क नहीं पीना है, पाव भाजी नहीं खानी है, समोसा नहीं खाना है, बाप रे। पाव भाजी वाला पॉइंट रह गया क्या था? नहीं बस ये कि वो चिपकेगी ना, उसमें तो कितना बटर होता है, तो प्लेट साफ करने के लिए कितना वो डालना पड़ेगा, डिटर्जेंट, तो उतना डिटर्जेंट के ब्लड में कैसे डालेंगे अब। फाइबर एक फाइबर सेंटर पीलेंगे। खोलना चाहिए, पाव भाजी बिना बटर, कम बटर वाली पाव भाजी। पहले दिन बंद हो जाएगा, पहले दिन बंद हो जाएगा। पाव हेल्दी पाव भाजी। मैं पाव भाजी में देसी घी डालती हूँ, मैं बटर नहीं डालती। नहीं, और पाव कैसे बनाएंगे? नाचनी के पाव। देसी घी डाल के बहुत अच्छी बनती है। नहीं, अब पाव कैसे बनाएंगे नाचनी के? पाव में तो पाम ऑयल पड़ा होता है। और मैं पाव भी नहीं खाती। मैं रोटी के साथ खाती हूँ, पाव भाजी रोटी के साथ खाती हूँ। ये बड़ी अच्छी लगती है वैसे पाव भाजी रोटी के साथ। हाँ, किसी के भी साथ अच्छी। भाजी से घर पाव पे नहीं घर ना, पे सिर्फ सबको देती भाजी। हूँ, लेकिन मैं नहीं खाती। पाव नहीं, भाजी। पाव नहीं, भाजी भाजी रोटी भाजी। भाजी। नाम तो रोटी भाजी हो गया ना, फिर पाव रोटी भाजी। भाजी। बाकी लोगों को पाव भाजी देना है, मैं रोटी के साथ खाती हूँ। उसको फिर भाकरी भाजी खा लो। यस। अनु बिना बटर की पाव भाजी की जगह बिना बटर के पाव की फैक्ट्री खोलते हैं। हाँ यस, चलो। फिर भी उसमें मैदा है ना, 2 पॉइजन है, मैदा शुगर। बंद करो, सब बंद करो ये किताब। क्या खाओ? चलिए 8th पॉइंट पे आते हैं, डाइट शुड बी एज पर बायोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, लास्ट पॉइंट कि अभी हमने सब पॉइंट्स में पढ़ लिया क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, बट कब कब खाना है। ठीक है, तो वो भी देखने योग्य है। इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू नो व्हेन टू ईट एंड व्हेन नॉट टू ईट, अलॉन्ग विद व्हाट टू ईट एंड व्हाट टू अवॉइड। ठीक है, तो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं, जो हार्मोन्स हैं, वो हर टाइम नहीं सिक्रिएट होते रहते हैं। ठीक है, तो जैसे इंसुलिन हार्मोन है जो हमारा ग्लूकोज, शुगर को मेटाबोलाइज करता है, वो रात को नहीं निकलता है। ठीक है, फिर से बोलिए। कि जो हमारा इंसुलिन हार्मोन है, जो कार्बोहाइड्रेट, जो शुगर्स को मेटाबॉलिज्म करता है, जो शुगर का डाइजेशन नहीं मेटाबॉलिज्म करता है, वो रात को नहीं निकलता है, कम निकलता है। ठीक है, तो इसलिए रात को हैवी कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें लेट नाइट नहीं खानी चाहिए। मतलब शुगर को काउंटर करने वाली चीजें रात को नहीं निकलती हैं बॉडी से नेचुरली, तो वी शुड अवॉइड शुगरी कंटेंट। शुगर को पचाने वाली चीजें समझ लीजिए, पचाने नहीं एग्जैक्टली, उसको बॉडी में यूज करने के लिए हार्मोन होता है इंसुलिन हार्मोन, तो वो नहीं निकलता है रात को। ओके, मतलब निकलता है उतने मात्रा में नहीं, जितना हम सुबह खाएंगे तो तुरंत निकलेगा, बट रात को खाएंगे तो रात को कार्ब वाली चीजें कम खानी चाहिए। ठीक है, और देन प्रोटीन रात में
रात में प्रोटीन बिल्कुल नहीं खानी चाहिए प्रोटीन तो। प्रोटीन भी हैवी होता है रात के लिए। देखते हैं अभी क्या क्या एग्जैक्टली मतलब रात को 8 बजे के बाद ताला लगा लेना चाहिए मुंह पे। अभी क्या है कि सिक्रीशंस बिगिन एट डॉन, रीच द पीक बाय नून एंड डिसाइड आफ्टर डस्क। इन कंट्रास्ट, ठीक है, तो इंसुलिन का सिक्रीशन सुबह शुरू होता है, नून में पीक पे होता है, ठीक है, दोपहर के टाइम पे 12 से 2 बजे, और धीरे धीरे अंधेरे के बाद, वो शाम के बाद धीरे धीरे कम होने लगता है। थायराइड का सिक्रीशन रात को सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, तो उससे हमें रात को अच्छी नींद आती है। थायराइड से नींद का क्या रिलेशन? मुझे भी नहीं एग्जैक्टली पता थायराइड से नींद का क्या रिलेशन है, एग्जैक्टली इन्होंने बोला भी नहीं है, मतलब इंसुलिन कम होता है तो उससे नींद अच्छी आती है दिस वे। थायराइड से नहीं दिखाया उन्होंने, इंसुलिन से दिखाया है कि इंसुलिन रात को, मतलब समाव होता होगा कुछ रिलेशन, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता कैसे वो रिलेटेड होते हैं आपस में। अपने इलेक्ट्रॉनिक हार्ट। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिखा है ऑटो इम्यून डिसीज का, उस पे नहीं ध्यान देने का ज्यादा, ठीक है। तो हमारे हॉर्मोन्स और एंजाइम्स अलग अलग टाइम पे, कोई हार्मोन किसी टाइम पे एक्टिव होता है, कोई हार्मोन किसी टाइम पे। तो हमें ये 3 फेज दिए हुए हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एलिमिनेशन फेज, तो सुबह 4 से दोपहर के 12 बजे का वो क्या होता है, शुद्धि काल, तो लिख भी सकते हैं शुद्धि काल है वो। तो उस समय हमारी बॉडी सारे टॉक्सिन्स निकाल रही होती है, ठीक है। 4 से 12। हाँ, तो 4 से 12, फिर 12 बजे तक खाना नहीं चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, 12 बजे कम से कम इंटेक होना चाहिए। उस समय हमारी बॉडी की सारी एनर्जी डिटॉक्सिफिकेशन मतलब में है। 12 बजे तक खाली पेट रहना चाहिए टेक्निकली। एक्चुअली जो बहुत सारे लोग ऐसे दीक्षित डाइट फॉलो करते हैं, राजीव फ्रूट्स ले दीक्षित सकते हैं ना। डाइट, फ्रूट्स ले सकते हैं, मतलब फ्रूट्स में डाइजेशन जैसा कुछ होता ही नहीं है, तो फ्रूट्स ले सकते हैं, लेमन शॉट ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं हाँ, नारियल पानी ले सकते हैं। तो एग्जैक्टली जो भी जिस भी चीज में पचना है वो 12 बजे के बाद लेंगे तो बेटर है। अदरवाइज वो एनर्जी जो डिटॉक्सिफिकेशन में जा रही थी, वो एनर्जी पचाने में लग जाएगी, तो डिटॉक्सिफिकेशन उस स्पीड से नहीं होगा। देन अगेन यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ में इसके एलिमिनेशन फेज के बहुत सारे ऐसे कुछ कुछ नुस्खे दिए हुए हैं, वो आप सब लोग ऐसे ही पढ़ सकते हैं, उसको याद करने का रटने का जरूरत नहीं है, जस्ट ऐसे ही है कि ऐसे वाले में क्या खाना चाहिए कि लिखा है कि कफ विच हैज ड्राइड बिकम्स फ्लूइड एंड डिस्चार्ज इजली बिकॉज ऑफ फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस एंड स्वीट लेमन्स, ठीक है। कोई कोई लोग कहते हैं ना कि कफ में लेमन नहीं खाना है, स्वीट ऑरेंज नहीं खाना है, बट कफ के लिए जो लेमन अच्छा होता है वो कफ को पिघला देता है। हमें लगता है एग्रीवेट हो गई चीजें, बट अल्टीमेटली नेचुरोपैथी का कुछ भी ट्रीटमेंट लेने जाएंगे तो पहले चीजें एग्रीवेट होती हैं, फिर वो बढ़ा बढ़ा के पूरा रूट से निकाल देता है। देन इसमें लिखा है पपाया हेल्प्स इन गेटिंग रिड ऑफ हार्ड स्टूल्स, ठीक है, पपाया कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा होता है, वो सबको ही पता है। देन कोकोनट वाटर इज वेरी गुड, फ्रूट्स खाने चाहिए, फ्रूट का जूसेस कम से कम पीना चाहिए क्योंकि जूस में तो फाइबर सारा निकल जाता है। अगर किसी को चाय या कॉफी पीने की आदत है तो उसकी जगह लेमन ग्रास टी पी लो। लेमन ग्रास होता है ना कि लेमन ग्रास को बॉईल करके उसमें थोड़ा तुलसी डाल के, मीठा करना है तो डेट्स का पल्प, खजूर का पल्प या थोड़ी सी जैगरी डाल। देन सेकंड आता है डाइजेस्टिव फेज, जैसे हम बोलते हैं पाचन काल, पहला था शुद्धि काल, फिर आया पाचन काल, ठीक है। इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव मील ड्यूरिंग दिस पीरियड, देयरफॉर एक्चुअली बोथ मील्स 12 से 8 में दोनों मील्स कर लें, मतलब एक्चुअली वो जो दीक्षित डाइट होती है वो कहती है एक 12 बजे खाओ, एक 6-7 बजे खाओ, तो उसी टाइम सारा खाना खाना चाहिए। तो उस समय इंसुलिन का सिक्रीशन भी सबसे अच्छा होता है, तो कार्ब वगैरह सब उस टाइम खा सकते हैं। इनफैक्ट प्रोटीन्स भी सब 12 से 8 के बीच में खाएं। तो जैसे आजकल क्या होता है, जो ऑफिस वर्क होता है तो हम लोग शाम को लेट आते हैं, आते ही पहले होता है कि चलो पहले चाय पीते हैं, फिर चाय के साथ कुछ चुटर पुटर खाएंगे, उसके बाद ये होता है कि फिर डिनर लेट हो जाता है, तो ऑफिस से आके तुरंत डिनर ही कर लो, चाय वाय रहने दो।
चाय बाद में पी लो। चाय को छोड़। हाँ, ठीक है। देन सेकंड थर्ड फेज है रिपेयर फेज। ठीक है, रिपेयर फेज जो हमारा रात के 8 से सुबह 4 बजे तक, तो उस समय हमें सोना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो हम रेस्ट नहीं करेंगे तो हमारा जो रिपेयर है वो अच्छे से नहीं होगा। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है वो मेन हमारा रेस्टिंग के लिए होता है। तो अगर हम सोते नहीं है, लेट नाइट डिनर करते हैं, तो हमारा एड्रिनल ग्लैंड की फंक्शनिंग खराब हो जाती है। एक्चुअली वो जो सुरेश जी, वो नींद वाला फंडा है, वो बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, तो एड्रिनल ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है, तो उसकी वजह से नींद डिस्टर्ब होती है और उसका फंक्शन डिस्टर्ब होता है। तो ऑटो इम्यून डिसीजेस, ऑटो इम्यून डिसीज मतलब एक होती है हमारी इम्यूनिटी, हमारे को कुछ बैक्टीरिया वायरस का अटैक पड़ा, उसको उसके लिए लड़ने के लिए जाएंगे हमारे अंदर की सैनिक। बट कुछ कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो रक्षा तंत्र होता है हमारी अगेंस्ट काम करने लगता है, उसे बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। तो वो सब भी इसी वजह से होती है कि हमारा प्रॉपर लाइफस्टाइल नहीं। ठीक है, यहाँ अब यहाँ पे एक और चीज है नेक्स्ट पैराग्राफ में, कि दोपहर के खाने के बाद एक आधे घंटे की नैप जो लेते हैं, लेफ्ट करवट लेके, उसे वाम कुशी बोलते हैं। ठीक है, तो वो डाइजेशन के व्यू से बहुत अच्छी है। तो दोपहर के खाने के बाद आधे घंटे की स्लीप लेना, पर ये नहीं कि आधे घंटे की नहीं, आधे घंटे की जगह 2-2 घंटे की नहीं, जस्ट आधे घंटे की, 20 मिनट से 30 मिनट की स्लीप लेना, वो डाइजेशन के लिए अच्छा है। पर रात के खाने के बाद एक वॉक, एक स्ट्रॉल करनी चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, शतपावली। हाँ, शतपावली अच्छा शतपावली, है। यस। और मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक ब्रिस्क वॉक। ठीक है, शतपावली जो खाने के बाद की होती है वो माइल्ड पेस पे होती है, और सुबह सुबह ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए। शतपावली तो ये मतलब, शतपावली मतलब 100 steps। 100 steps, yes. Okay, okay. So basically it is needed in, it must be done in night time, na? After dinner? Yeah, dinner. yes. डिनर 8 बजे लेकिन रात को। Yes, yes. आप वाडा वाले हो ना, इसलिए बहुत बोल रहे हो कि आप मेंटेन कर लेते होगे। बॉम्बे वालों से पूछो जो रात को 9 बजे पहुंचते होंगे घर पे। रात मैं खुद भी नहीं मैं खुद भी लेट ही खाती हूँ, 9 o'clock एटलीस्ट। अच्छा। 9 PM। सुरेश जी, रात को 11 बजे डिनर करने के बाद शतपावली के लिए मत जाना, कुत्ते उत्ते पीछे पड़ जाएंगे नहीं तो। 1-2 बार हो चुका है। वो सहस्त्र पावली हो जाएगा फिर। We have to run. तो मेरा एक सवाल, अब ये 4 चैप्टर 5 दिन में हो गए, रिकॉर्डिंग बंद करते हैं कि नहीं, मतलब क्वेश्चन ये था कि कितना कुछ हमने पढ़ लिया, वसुधा से ये सवाल कि बहुत अच्छा लगा सुन के कि हाँ ये खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। ये मेरे शब्द नहीं है, ये सावंत सर के शब्द है। हाँ, तो लेकिन अब थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा सारांश बता दो, क्योंकि अच्छा तो लग रहा है सुन के कि हाँ वाह वाह बहुत बढ़िया लिखा है, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन एग्जाम की घबराहट अभी कम नहीं हुई और उल्टी बढ़ गई है ऑनेस्टली, अगर कोई मेरे से एग्री करता है। Honestly, यस मैं भी यस मैं भी मुझे चीजें इतनी जल्दी याद नहीं होती हैं, ये मतलब हम लोग इतने सालों से साथ रह रहे हैं, ये मोनो और पॉली और सैचुरेटेड हम कितनी बार हम डिस्कस करते रहते हैं घर में हम लोग आपस में, लेकिन मेरे भेजे में आज तक नहीं घुसा है, तो थोड़ा सा कृपया उस पे जरा। अभिषेक जी आपका इतना ये हाल है तो हम किसी को स्पीचलेस, हम लोग बोल ही नहीं सकते कुछ। हे भगवान। घर की मुर्गी दाल बना, तो मैंने तो क्या समझा भी नहीं, अब अच्छे से समझूंगा चार्ट वार्ट बना के, तो कृपया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहली बात तो अगर जैसे सावंत सर से पूछने जाएंगे, सावंत सर बोलते हैं, डायलॉग है, विद्यार्थी बनो परीक्षार्थी नहीं। ठीक है, अच्छा, उतारो जो उतारना है, एग्जाम आते रहेंगे जाते रहेंगे, एग्जाम में जितना जीवन में उतारो उतना एग्जाम में लिख के आ जाओ। हाँ, पर जोक्स अपार्ट, ये तो मैंने पॉइंट बताया ना, ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल डाइट, ये जो हमने चैप्टर पढ़ा,
ये एज सच इस पे शॉर्ट नोट आ जाता है कि राइट प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल डाइट। ठीक है, तो ये जो 8 पॉइंट्स थे, इसमें 4 मार्क्स का शॉर्ट नोट होता है, 4 या 3 मार्क्स का, या हार्डली 5 मार्क्स का। तो उसमें ये 8 पॉइंट्स हैं, 8 में से 6 पॉइंट भी लिख दिए, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया, पॉइंट्स को आपस में मिक्स भी करेंगे तो भी चलेगा। अभी एसिडोजेनिक और स्टिकीनेस, रफेज वाला पॉइंट मिक्स कर देंगे, अपने मन से एक आध पॉइंट लिख देंगे, पर वो पॉइंट वैलिड होना चाहिए। जहाँ है कि एक पैराग्राफ में 3-4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, अगर 7-8 पॉइंट्स ये वाले लिखने की जगह उसी पैराग्राफ के 2-3 पॉइंट्स भी लिख दिए, वो भी चलता है। तो ये इस पे एज सच शॉर्ट नोट आ जाता है, तो ये वाला अच्छे से कर लीजिए, ये 8। इनफैक्ट ये जो ये 3 फेज पड़े टाइम के हिसाब से, इस पे भी आ जाता है शॉर्ट नोट। ये अपने आप में काफी अच्छा बड़ा क्वेश्चन है कि वो कब खाना मतलब लेना चाहिए डाइट, तो इस पे ऐसे बायोलॉजिकल मतलब साइकिल। मैं फिर भी थोड़ा सा वो उस मामले में वो हूँ, रिजर्वेशन है मेरा। आपने जो पॉइंट बोला, मैंने ऐसे सुना था कि ब्रेकफास्ट शुड लाइक बी एक हिज हाईनेस किंग, है ना? तो वो कंसेप्ट तो यहाँ लागू नहीं हो रहा, क्योंकि 12 बजे तक आप नारियल पानी पे रख रहे हो। नेचुरोपैथी में नहीं है मॉडर्न वैसा। न्यूट्रिशन साइंस बोलती है ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक किंग, और कि ये आपकी अपनी बॉडी भी होती है। कुछ लोगों को सुबह उठते ही भूख लगती है, तो अभी अभी मैं रिसेंटली मतलब इस बहुत सारे होते हैं तो जो सूट हो जाए, किसी किसी को वो बहुत अच्छी सूट होती है, वो दीक्षित डाइट, कि वो 12 बजे एक बार मील खाया और एक बार 6 बजे माउथ खोला। तो मैंने बहुत सारे लोगों में अमेजिंग रिजल्ट्स देखे हैं उसके भी, कि मतलब मैंने बताया, उन्होंने खुद ही फॉलो किया है कि एक वो 12 बजे खाए, एक 6 बजे। तो किसी किसी को बहुत सूट होती है और किसी किसी को ऐसे जाती है। तो अब एक वीडियो मैंने अभी रिसेंटली देखा था, डॉक्टर का, एक आयुर्वेदिक, उन्होंने बोला अब आपकी डाइजेस्टिव फायर, ये सब एक नॉर्मल बताया इन्होंने, आपकी डाइजेस्टिव फायर आपको कब लगता है सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, उस समय खाओ। जैसे पूनम जी ने बोला मेरे को खुद ही नाचनी खाने की इच्छा नहीं होती, बाद में उन्होंने पढ़ा नाचनी अच्छी नहीं है थायराइड के लिए। तो हमारी बॉडी खुद ही बहुत सारे सिग्नल देती है। हम जितना योग में अवेयरनेस करेंगे ना, अवेयरनेस में अपना सेल्फ अवेयरनेस आता है, तो हमारी बॉडी खुद ही बताती है कि अब खाओ। तो जिस समय एक हमारे घर में बहुत पहले एक कोट लिखा हुआ था कि किसी को लंबी जिंदगी जीनी है तो बिना कड़ी भूख लगे कुछ भी खाने की आदत न डालें। तो एक ये भी मान सकते हैं कि जब एक होता है ना कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, बहुत तेज भूख लगे, तब मुंह खोल के खा लो, मतलब मेरी डाइजेस्टिव फायर स्ट्रांग है तभी। पर ये देख के कि क्या खा रहे हो, हाँ, उससे नहीं खाने हैं। ओके। बट उसमें भी होता है कि कोई कोई कहता है कि बहुत कड़ी भूख लगती है ना, तो फिर जो मिलता है सब खा लेते हैं, तो वो कंट्रोल नहीं रहता है। तो उन लोगों के लिए ये है कि भाई थोड़े थोड़े टाइम में कुछ कुछ खाते रहा करो। तो कोई कोई लोग का वो कंट्रोल छूट जाता है, बिल्कुल तेज भूख लगती है, तो फिर बस वो क्या वृद्धाहार वगैरह जो सब सामने आएगा वो मेरे को एक तो वो फिर क्वेश्चन ऐसा है, तो फिर हर 2 घंटे में फिर उन लोगों के लिए खाते रहो। क्या ओके। से खा के भी जाना है, वैसे अब भी हमने जाना है। 4 चैप्टर्स तो कर लिए हैं, ये पोर्शन अब जो एग्जाम में आने वाला है ये बुक का। ओके, फर्स्ट 4 चैप्टर्स है। हेलो। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो इसमें ना 8th चैप्टर पे क्वेश्चन एंड आंसर्स है। क्या हमें गो थ्रू करना चाहिए क्वेश्चन एंड आंसर्स? 8th चैप्टर में हाँ, 8th चैप्टर जो है 130 पेज टिल 146 क्वेश्चन एंड आंसर्स है, एक बेसिक क्वेश्चन आंसर्स है। नहीं भी करेंगे तो चलेगा, मुझे नहीं लगता अभी हाँ है। जरूरत नहीं है। देखिए सबसे ज्यादा शॉर्ट नोट आएगा ये 4th चैप्टर से, ठीक है। ओके। तो इसमें जो 3 फेज हैं वो आती हैं, और पूरा पूरा नोट आ जाता है प्रिंसिपल्स। जो हमने कल 3rd चैप्टर पढ़ा था उस पे मैंने बोला था उस पे कोई भी ऐसा शॉर्ट नोट वगैरह नहीं आता, उस पे ट्रू फॉल्स, करेक्ट स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट, तो वो कंसेप्चुअल चैप्टर है, उसमें रटने जैसा कुछ भी नहीं है उस चैप्टर में, 3rd वाले चैप्टर में, ठीक है। अच्छा वसुधा, कभी आप ये भी करवाओगे क्या? ये चक्र वाली बात मेरे को मालूम नहीं, आप करवा चुके हो कि नहीं करवा चुके हो? ये स्वादिष्टान मणिपुर, इसके बारे में भी कभी बात करने का कोई है प्रोग्राम क्या एग्जाम के पहले? चक्र वाली? हाँ, क्योंकि मैं चक्र जीरो तो हूँ अभी तक इस मामले में। अच्छा, तो चक्र तो हमारा वो योगिक एस्पेक्ट्स में है ना, हर एक बुक हाँ में। हाँ, सब तो बताएंगे। कल पर ज्यादा डिटेल में अपने सिलेबस में है नहीं चक्र,
जस्ट ये है कि कौन सा चक्र कौन सी जगह पे है और किस क्या बोलते हैं, जस्ट तो एक बार कर लेंगे। वो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में किए थे चक्र, हाँ अपान वायु और उड़ान वायु पे, मतलब कौन कौन से चक्र। अगला हम करेंगे वो क्या करेंगे अगला, पंचकोश। पंचकोश। नहीं, अभी कल क्या करेंगे, कल क्या करेंगे? पंचकोश। पंचकोश करें या सिस्टम करें, कोई आप लोग बताओ। दो सिस्टम। नहीं, आप अपने हिसाब से चलो ना, हम लोग तो पीछे पंचकोश। पंचकोश टाइम टेबल के हिसाब से चलते हैं ना वसुधा, वसुधा टाइम टेबल के हिसाब से चलते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग? निसर्ग आहार कंप्लीट हुआ क्या? निसर्ग आहार कंप्लीट हो गया है। हाँ मैं सोचा अभी शुरू हुआ। नहीं, एक काम करते ना, निसर्ग आहार एक मिनट, अभी जो है 2 सितंबर, तो पहले हम लोग अभी रिसेंटली हमने पंचकोश किया ना क्लास में, तो पहले पंचकोश कर लेते। पंचकोश कर नहीं प्रीति जी, मस्कुलोस्केलेटन और अपना सर्कुलेटरी बचा है, बाकी 2 सिस्टम हो गए। अच्छा, इसमें एक ये वाला पॉइंट कवर कर लूं, जो हम ये क्वेश्चंस बता रहे थे। फर्स्ट चैप्टर में फाइबर पे बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में फाइबर के रोल, फाइबर का क्या रोल है, इस पे बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगेन बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लिखे हुए हैं इसमें, तो उस पे कोई शॉर्ट नोट वगैरह नहीं आता, वो भी कॉन्सेप्चुअल है, उसमें ज्यादा रटने का नहीं, कौन सा न्यूट्रिएंट कितना चाहिए एग्जैक्टली, मेन चीजें जितनी याद हो जाए, उसमें ट्रू फॉल्स या करेक्ट वगैरह ही आता है। तो फाइबर पे और प्रिंसिपल्स ऑफ डाइट पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और एक 58th पेज पे एक एब्जॉर्प्शन के 4 तरीके हैं, जो हमने आई थिंक परसों पढ़े थे, उस पे क्वेश्चन आ जाता है कि एब्जॉर्प्शन 4 तरीके से कैसे होता है, ठीक है। बाकी सब पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, तो कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है बाकी उसमें। अच्छा हाँ, बैक टू कि कल पंचकोश करते हैं, फिर 2 सिस्टम्स रह जाएंगे, वो 2 सिस्टम्स करें, ठीक है। मैं तो अभी 5 दिन नहीं हूँ, मैं बेलगांव जा रही हूँ। अच्छा, रिकॉर्डिंग सुनिएगा। फ्राइडे हाँ। करेंगे, संडे देखेंगे, शायद नहीं करेंगे। संडे तो ये कॉन्फ्रेंस है ना। सैटरडे संडे का मेरा क्लास भी जाएगा। एक मिनट, लिसन, हम ना कोशिश करेंगे, अगर हम लोग हैं अवेलेबल और आप लोग भी मेजोरिटी अवेलेबल हैं, तो सैटरडे संडे भी कर। हाँ भैया, क्योंकि करवा दो यार, हम तो सब हाँ छोड़ हाँ के। करा दो। यस यस संडे को तो वैसे भी ऑनलाइन ही अटेंड करना है ना, अभी तो 20 अटेंड दिन कर तो सकते बचा हैं है ना भाई, ऑनलाइन। अभी तो समझ में आ रहा है, मतलब थोड़ा बहुत। प्लान ये है, में प्लान जाए ये प्लान ये अभिषेक है जी, कि वो 17th को भी है ना कुछ वहाँ पे कॉन्फ्रेंस है, हाँ। जा रहे हो सब संडे लोग? को योगा कॉन्फ्रेंस भी है ना हाँ संडे? हाँ, तो उस वो दिन भी छुट्टी हो कंपलसरी जाएगी। है। हाँ तो कंपलसरी 5 है बजे तक तो वहीं पे रहेंगे। हाँ हाँ ठीक है, वही वैसे तो। कर, लेकिन प्लान ये है कि 30 नवंबर तक ये सब क्लासेस करके खत्म करें, ताकि आखिरी का एक हफ्ता 1 तारीख से 6 तारीख तक हम सेल्फ खुद का, स्टडी। और समझो अगर कभी ऐसा डाउट वाउट का हुआ, क्वेश्चन आंसर्स के लिए हुआ, तो एक आध सेशन कर लेंगे 1 से 6 दिसंबर के बीच में, ठीक है। अदरवाइज 1 से 6 दिसंबर केवल अपनी सेल्फ स्टडी के लिए रखें, तो हम 30 नवंबर तक सब खत्म करने का कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि सेल्फ स्टडी के लिए सबको टाइम रहे, ठीक है। श्योर अभिषेक, श्योर, आई विल ट्राई। यस यस 15 क्लोज दिन में करते हैं। पूरा 5 सब्जेक्ट। यस थैंक यू वसुधा। ओके थैंक यू। बाय। थैंक यू बोथ ऑफ यू। थैंक यू वसुधा, थैंक यू वसीदा, थैंक यू अभिषेक। थैंक अभिषेक यू जी। वसुधा जी और थैंक यू। अभिषेक जी।